Thank you, Sandeep. Good morning, everybody. At the outset, I would like to thank Sai and CFI for giving me this opportunity to share my views with you all. Starting में एक मेरा छोटा I'd like to give my brief introduction. I work in BSF as Deputy Commandant. I'm presently posted in Delhi. Earlier, I was a competitive cyclist from 88 till 97, and I've been a national champion in cycling and in triathlon too. And later on, I was coach of BSF cycling team, and since till 2006, and then our team was disbanded, and then I was in my GD duties. Since then, I'm in my GD duties. और अभी तब से मैं from last 4 years I am in Delhi as staff to DG BSF. So this has been a very interesting session, and all the speakers have been very elaborate in giving their presentations. और तो मैंने सोचा कि हाँ एक चीज़ रह गया. I did my NIS in 2002 and 3, so it's been long time. But I try to keep myself update with the latest जो भी चल रहा है. तो उसी चीज को मैं शेयर करना चाह रहा था सबके साथ में. तो जो चीज सबने अभी तक पढ़ाया है बताया है, I would like to just take it a step ahead, एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश करूंगा. तो let's start a topic. It's plan, build and monitor a workout. कि अभी तक जो कुछ भी हमने सीखा पढ़ा और किया है, उसमें जो मेन क्रक्स लास्ट में आता है, दैट इज कि हाउ डू यू बिल्ड अ सेशन, क्योंकि दैट इज द मेन थिंग जिसके ऊपर में सारी आपकी चीजें आगे बढ़ती हैं. तो आई वुड नॉट मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो पहले पढ़ाया गया है बताया गया है उसको रिपीट ना करूं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो आएगा थोड़ा बहुत. तो जस्ट बेयर विद मी, बट आई लाइक टू गो लिटिल फास्ट बिकॉज मैं लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को के साथ शेयर करना चाहूंगा. तो एट द आउटसेट वी स्टार्ट विद द गोल प्लानिंग कि हम जो हमारे पास में एथलीट है, राइडर है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, दैट वुड बी अ लॉन्ग टर्म गोल. उसके बाद में उस गोल को अचीव करने के लिए विल हैव सम इंटरमीडिएट गोल्स जो हमारी इन बिटवीन रेसेस होती हैं या कुछ और कॉम्पिटिशन्स होंगे, टेस्ट्स होंगे. तो और उन गोल्स को अचीव करने के लिए दैट इंटरमीडिएट एंड द फाइनल गोल हम क्या रास्ता अपनाएंगे. तो इस चीज के ऊपर में आज हम बात करेंगे. तो वो कैसे होगा? सबसे पहले ब्रीफली ये चीज ऐसे बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें. तो दैट इज की एबिलिटी ऑफ द राइडर. वो मतलब हम दो पार्ट में इसको लेंगे बेसिकली. तो एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसेस जो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए टुवर्ड्स बिल्डिंग अ प्लान, और प्लान का जो बाकी हिस्से पुर्जे हैं उनके लिए. तो हमारे पास में राइडर है, उस राइडर की एबिलिटीज क्या हैं, FTP, FTHR जो भी है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी वीकनेसेस क्या है. ही इज अ गुड स्प्रिंटर बट ही डजंट हैव अ लॉन्ग सस्टेनेबल एंड्योरेंस स्पीड जो भी है. लिमिटेशंस क्या है, वीकनेसेस और लिमिटेशंस में डिफरेंस ये है कि जो चीज उसके पास बिल्कुल नहीं है जिसकी वजह से दैट कैन बी अ बैरियर टू हिज विनिंग अ कॉम्पिटिशन. एक चीज है जिसकी वजह से he might not be able to come fast but he can be top, that those will be the weaknesses, but limitations are जिनकी वजह से he will not be able to win at all. तो इनके ऊपर में डिफरेंट हमको अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा. तो that will be so that हमारा जो वर्कआउट प्लान जो भी हम करते हैं, जो हमारा प्लानिंग है, वो उन चीजों में ये होना जरूरी है. और ये सब हम करेंगे किसके लिए? इवेंट. हम किस इवेंट की तैयारी कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म वन, फिर इंटरमीडिएट वन. उस इवेंट की जनरल डिमांड्स क्या है? फॉर एग्जांपल मैं से
वी हैव रोड राइडर या रोड टाइम ट्रायल की बात करते हैं कि एक नेशनल है जिसमें उसने रोड टाइम ट्रायल चलाना है, तो उस इवेंट की जनरल डिमांड्स क्या है, कितने किलोमीटर होगा, रोड कैसा होगा, स्ट्रेट है, क्लाइंब्स हैं, क्या है। देन स्पेसिफिक डिमांड, वो उसमें कितने टर्न्स हैं, बीच में वेदर इट्स फ्लैट सरफेस, रोलिंग सरफेस है, क्लाइंब है, कितनी बड़ी है, कितनी वो है, दीज थिंग्स। कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड मीन्स कि उसकी जो भी उसमें जीतने के लिए उसको क्या क्या वहाँ पे कितना टाइम करना पड़ेगा, लास्ट टाइम व्हाट वाज द विनिंग टाइम देयर, या उस पर्टिकुलर इवेंट के जो चैंपियंस हैं उनका क्या टाइम है, ऑल दिस थिंग। चैलेंजेस, वहाँ जाने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए, दीज थिंग्स। एंड हम इस चीज को फिर अचीव कैसे कर सकते हैं। तो वंस वी हैव दिस ऑन पेपर, दिस इज अ पेपर वर्क आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी कुछ भी हम प्लानिंग का दिस वेरी बेसिक इनिशियल पार्ट। फिर उसके बाद में एस्टैब्लिशिंग ट्रेनिंग टारगेट्स, वंस वी हैव कि हमारे राइडर की एबिलिटीज क्या है, एंड वी हैव कि हमारा इवेंट की डिमांड्स क्या है। तो जब हमें अपने राइडर के बारे में व्हेन वी हैव द इंफॉर्मेशन, तो उसकी जो ट्रेनिंग हमें प्लान करनी है, वो किन टारगेट्स को हम टारगेट करेंगे, किन जोन्स में उसको क्या चीज हमने कराना है। तो ये जो this slide, this is Andy Cogan's slide. Andy Cogan is a physiologist and coach also in cycling. तो जो ये इन्होंने एक्चुअली जब ये प्लान किया था, he didn't mean it कि ये इस तरीके से होना चाहिए था। he actually gave these zones as descriptive कि जो आपने किया है, मतलब it was like after effect कि आपने जो ट्रेनिंग की है तो वो किस किस जोन में आती है, बेस्ड ऑन हिज पावर, बेस्ड ऑन हिज हार्ट रेट। और ये चीजें नहीं है तो रेट, आरपी रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, के मेरे पास हार्ट रेट मॉनिटर नहीं है, आई डोंट हैव अ पावर मॉनिटर, लेकिन तो जस्ट राइडर से पूछ के कि व्हाट डू यू थिंक कि कितना हार्ड था सेशन, तो उसकी ग्रेडिंग के ऊपर में तो ये है। तो इसमें बट दिस इज वेरी जनरल, ये स्पेसिफिक नहीं है। रीजन बीइंग कि सपोज दो राइडर्स आप ले लीजिए, दोनों की जो एफटीपी की एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, अभी 250 वॉट्स की रेंज में है, बट वन इज अ स्प्रिंटर एंड वन इज अ गुड एंड्योरेंस राइडर। तो अब इस हम अगर स्केल और इस चार्ट के हिसाब से जाएंगे तो बोथ इफ वी वांट टू वर्क ऑन देयर लैक्टिक थ्रेशोल्ड या VO2 मैक्स से बात करेंगे तो दे विल बी ट्रेन इन दिस रेंज, 106% से लेके 120%, या मतलब इस रेंज में हम काम करेंगे और these will be there। बट इसमें क्या है, जो टाइम ट्रायलिस्ट वाला 250 वाट वाला राइडर है, उसकी और स्प्रिंटर की दोनों की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स टोटली डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीज आर जनरल डिस्क्रिप्टिव। बट हाँ, फॉर अ स्टार्ट अगर आपके बिल्कुल नया आप शुरू कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो देन इट्स ओके। बट ये है कि लाइक ओवर टाइम जो ये जनरल डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज होती हैं, ये जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो दे टेंड टू फॉर्म अ बेल कर्व, जैसे ये आपके सामने भी नजर आ रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें लाइक जो आपने, बिकॉज सी एवरी इवेंट, एवरी राइडर इज इंडिविजुअल, सो यू हैव टू हैव इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर एवरीबॉडी। बट फॉर बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग यू कांट हैव स्पेसिफिक, सपोज आपके पास में 20 वो हैं और बिल्कुल सब बिगिनर्स हैं, तो आप बिगिनर्स को शुरू से ही यू कांट हैव स्पेसिफिक उनकी ट्रेनिंग और ये सब की। तो बट स्टिल जो आप ये जनरल एवरेजेस और सब कुछ हैं, दे फिट बेस्ट फॉर 50% ऑफ द पॉपुलेशन। दिस इज नॉट ओनली इन साइकिलिंग, एवरीथिंग, कोई भी जनरलाइज रूल्स जो हैं दे ऑलमोस्ट फिट फॉर 50% उसमें है। और कुछ के लिए ये बिल्कुल फायदा नहीं करेंगे, कुछ के लिए बहुत ज्यादा करेंगे। So that is why it tends to make a inverted, makes a bell curve. हाँ, इसमें अब देखिए जैसे ये this is variation in the FTP over period,
और ये करीब करीब 10,000 राइडर्स का है, जिसमें फ्रॉम 1 सेकेंड टू 10,000, मतलब इस सेकेंड्स में है नीचे जो आप देख रहे हैं वैल्यूज। तो इसमें जो भी हमने स्लाइड जो ये देखी है, इसमें जो एरोबिक जोन्स वाले हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आपने किसी राइडर को, एथलीट्स को, अपनों को, इफ यू वांट टू प्रिस्क्राइब एरोबिक ट्रेनिंग, so they don't vary much, but once you go above aerobic threshold, you go into anaerobic part of their training, so it makes a Excuse me sir, sorry sir disturbing you. हाँ सर आप अपनी पीपीटी जो स्लाइड है सर वो शेयर कीजिए सर, एक्चुअली वो शेयर नहीं हो रही है। हाँ, शेयर किया हुआ मैंने। नहीं सर, नहीं शेयर हुई सर। स्लाइड शेयर नहीं है? नहीं सर। अरे यार मैंने किया था, ओ सॉरी, वो बंद हो गया। अरे इतनी देर से बताया भी नहीं। ये सर, सर डबल क्लिक कीजिए तो हाँ इजी। हाँ हाँ, मैं वो करता हूँ। यस सर। सॉरी, अभी मैं नीचे आता हूँ। इस स्लाइड के बारे में मैं बात कर रहा था। ये जो चार्ट है, दिस इज जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेनिंग लेवल, दिस वाज गिवन बाय डॉक्टर एंडी कोगन। अब इसमें जो भी मैं अभी बता रहा था, जस्ट दोबारा चार्ट के रेफरेंस की वजह से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे एरोबिक पार्ट तक जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, वो अभी जो लास्ट में मैं अभी आपको स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें ये है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है या वेरिएंस नहीं होता है राइडर्स के बीच में। बट वंस यू गो इनटू एनारोबिक पार्ट, VO2 मैक्स, और या उसके ऊपर हम जब चले जाते हैं, एनारोबिक कैपेसिटीज को बिल्ड करने की बात करते हैं, उसकी चाहे न्यूरोमस्कुलर है, Emax है, व्हाटएवर, बट अबव लैक्टिक थ्रेशोल्ड या FTP के ऊपर जब हम किसी को ट्रेनिंग कराते हैं, देन इट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक। उन चीजों को करने के लिए वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग। यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जैसे इमेज, अब इसको आप देखिए स्लाइड को, इसमें 1 सेकेंड से लेके ये नीचे 100 सेकेंड, 1000, 10,000, मतलब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जनरलाइज एक होता जाता है, बट इन एरोबिक पार्ट ऑफ देयर एबिलिटीज इट्स वेरी डिफरेंट। So this thing we have to keep in mind कि हम whenever we prescribe या whenever we plan a session, तो हम इस पार्ट को उसके राइडर के डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वी हैव टू गो एंड प्लान देयर स्पेसिफिक, चाहिए FTP है, FTHR है, कुछ भी है, RP है, द चार्ट इज सिमिलर फॉर एवरीथिंग। अब जब आपने वो तो कर लिया, इसके बाद में देन यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी कि अब हमने कैसे, जो हमारे पास में डाटा हमने इकट्ठा कर लिया, राइडर से इंफॉर्मेशन ले ली, जो हमने इवेंट में कंप्लीट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने लिया है, तो अब ये जो डाटा है दैट इज बिकम अ नॉलेज, और ये जो नॉलेज हमारे पास इकट्ठी हुई है, दिस विल हेल्प अस इन मेकिंग डिसीजन कि हमने क्या करना है, हाउ विल गो अबाउट इट। बट ये नहीं है कि मेरे को अपने राइडर की FTP पता लग गई है, इसका कंपटीशन गेम मिल गया तो तक हमने एक ट्रेनिंग प्लान बना के उसको दे दिया, ये कल आपने ये करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। स्टिल आगे वी हैव टू क्रिएट, वी शुड रादर नीड एनालिसिस, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था उसका ये डिटेल्ड में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जनरल डिमांड्स और स्पेसिफिक डिमांड्स हमने इवेंट की, मतलब जो ऊपर वाले दोनों पार्ट हैं, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच विल हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रैटेजी, और जो नीचे वाले राइडर स्ट्रेंथ, राइडर्स वीकनेसेस, ये जो है दीज आर इंटरनल फैक्टर्स, कि जो हम भी ट्रेनिंग प्लान करते हैं, कुछ भी करेंगे, उसमें राइडर के पार्ट में क्या होगा, हाउ इज इज साइकोलॉजिकल फोकस, मोटिवेटेड है या नहीं है, बिकॉज आपने उसको एक
टफ कंपटीशन में लेके जाना है तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी टफ होगी। तो वेदर ही इज मोटिवेटेड टू कम्पीट देयर और नॉट, या कुछ और, मतलब ये सारी चीजें। उसके बाद में क्या है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, जो भी हमने पहले नोट डाउन किया था, वो सारी चीजें। तो वंस यू हैव दिस थिंग, मतलब ये यहाँ पे आने के बाद में दीज शुड बी, यहाँ मेरा डिटेल में बताने का मतलब ये है कि इनको क्वांटिफाई करने का हमारा मकसद है। क्यों? जैसे कि जो मतलब गैप असेसमेंट, अब हमने जब स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है तो गैप असेसमेंट क्या है कि हमने टाइम ट्रायल चलाना है, वहां पे जो कोर्स है उसमें अगर जीतना है मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम क्लॉक करना पड़ेगा। टाइम क्लॉक करने के लिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ इसी बेस पे ही आप प्लान करते हैं, बट दिस इज एन एग्जांपल कि कैसे आपने क्वांटिफाई करना है उसको। अभी मेरे राइडर की से FTP दैट इज 250 वॉट्स कंप्लीट करने के लिए जो टाइमिंग मैं सोच रहा हूँ, या जो हमने प्रीवियस रिकॉर्ड से देखा है, उसकी वहां पे ही विल बी नीडिंग 300 वॉट्स। अब टारगेट क्या है, टाइम कितना है हमारे पास ये अचीव करने के लिए, तो उस तरह वहां तक ले जाने के लिए अब मेरे को इंटरमीडिएट जो प्लान में बता रहा था कि जो हम टारगेट बनाएंगे वो कितना होगा। से अभी मैं एक महीने तक, एक महीने बाद में बना टेस्ट हिम, ही शुड बी 285 लाइक दैट। 1 मिनट पावर उसकी अभी कितनी है, वो दैट डिपेंड कि जैसे सपोज स्पोर्ट्स में देयर इज स्मॉल हिल या व्हाटएवर, उसमें क्या है। फिर ट्रेनिंग टाइम, अब आपके पास में जो भी राइडर है या जिसके लिए आप ये प्लान कर रहे हैं, उसके अब हर कोई कैम्प में नहीं है, some are staying at home, they are attending their schools, और वो सब कुछ भी हो रहा होगा। तो how much time they have available per week, आपके जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो कितना टाइम दे सकते हैं आपको। वो आपके पास में 10 घंटे है, लेकिन आप जो प्लान करना चाहते हैं या सोच रहे हैं दैट वुड नीड से 12 आवर्स। सो यू चैलेंज 12 आवर्स कि मैं कोशिश करूंगा कि ये कर पाए इसको 12 आवर्स, बट दैट स्टिल इज नीड्स टू बी एड्रेस्ड। उसके बाद में एक्सपेक्टेड गेन्स क्या है, दिस अगेन स्लाइड एंडी कोगन, ये जिन्होंने UCI लेवल 1 2 किया था, दे वुड रिमेंबर दिस स्लाइड। तो इसमें डिफरेंट जोन्स में क्या क्या एबिलिटीज हम डेवलप कर सकते हैं, कितनी देर उसमें वक्त, एग्जाम्पल लेंथ जो इसमें दिया हुआ है, दीज इतना टाइम किस जोन में काम करने से क्या एबिलिटी आपकी डेवलप होती है, उसमें कितना फर्क आता है, वो दीज आर एक्सपेक्टेड गेन। सो दैट कि आप जब भी प्लान करने वाले हैं तो मतलब ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं उसको ये सेशन कराऊंगा, इसमें ये पर्टिकुलर वर्कआउट कराऊंगा, तो उसका किस पार्ट में कितना बेनिफिट होगा। दिस वाज माय पॉइंट है। फिर उसके बाद में वी क्रिएट अ गोल फ्लो चार्ट के अब हमने स्ट्रैटेजी बना ली है, तो इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे विन से आवर गोल इज टू विन अ नेशनल टाइम ट्रायल विद 300 अवार्ड, वो जो हमने वो किया था। अब इंटरमीडिएट माइलस्टोन जो मैं अभी पहले बता रहा था कि अब 2 महीने अगस्त में हमारी नेशनल्स है, तो हमारे पास जो 3 महीने हैं उसमें इंटरमीडिएट माइलस्टोन की 5 आज 6 मई है, एक महीने बाद में आई एक्सपेक्ट कि ही विद द ट्रेनिंग ही शुड बी एबल टू अचीव 275 वॉट। उसके बाद में फिर एक महीने बाद में if I test him he should be 285 watts and that way he should be able to reach 300 watts. But this is the milestone I am saying we plan, so that accordingly we plan a workout. तो इसको अचीव करने के लिए कैसे होगा कि मैं इसमें 3 FTP राइड्स पर वीक करवाऊंगा, टेम्पो राइड कोशिश करूंगा कि ये टेम्पो राइड जो भी जिस जोन में करेगा उसके अकॉर्डिंग टू FTP he will be able to sustain for so much time. फिर जैसे सपोज आर दिस इज एन एग्जांपल आई एम गिविंग कि हमारे पास जो रूट है उसमें हिल्स भी हैं, तो अब टू सस्टेन मेंटेन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉटेज he should have a good weight to power ratio, so he should reduce some kgs in case he is overweight या weight ज़्यादा है, he thinks कि उस particular what achieve करने के लिए his weight is more, या he will not be able to achieve that wattage in this, तो अपना weight कम करने से then he'll have a better weight to power ratio। तो उसके लिए हम क्या ट्रेनिंग प्लान करेंगे,
डाइट उसकी, फॉर एग्जांपल विल गो पुट हिम ऑन 12 वीक ट्रेनिंग बैक, बीच में जो भी इंटरमीडिएट उसकी राइड्स होंगी, विल हैव फैट बर्निंग राइड, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। दिस इज आई मीन दिस आई एम गिविंग एन प्रोसेस या जो तरीका जिससे हम अपने गोल को अचीव करने के लिए करें। उसके बाद में हमने वी हैव टू बिल्ड द वर्कआउट। अब इफ यू रीड दिस कि जो भी वर्कआउट हम प्लान करते हैं वो उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अडाप्टिव स्ट्रेन हो, मतलब कि हम उसका वर्कआउट उसको मैक्सिमम स्ट्रेस दे, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ विद मिनिमम अमाउंट ऑफ फटीग। इन दोनों में मतलब बैलेंस होना चाहिए कि मैं उसको स्ट्रेन से या फटीग से बचाने के लिए उसका वर्कआउट इतना भी हल्का ना रखूं कि भाई ये सोच के ये थक ना जाए, बट इतना भी हार्ड ना करूं कि दैट मेक्स हिम सफर एंड ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज फ्यूचर वर्कआउट। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अब जो भी हमने वर्कआउट टारगेट किए हैं या उसके एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स में सबसे पहले पर्पस क्या है इसका, जो भी हमने वर्कआउट प्लान करना है उसका पर्पस क्या है। पर्पस में जो हमने पहले नीड एनालिसिस, गैप असेसमेंट ये सब किया है, दैट विल कम इनटू प्ले कि इस राइडर की एबिलिटी क्या है, इवेंट की डिमांड, और फिर हमारा जो डिजायर्ड आउटकम, इंटरमीडिएट माइलस्टोन, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। दिस इज द स्ट्रैटेजिक पार्ट जो पर्पस में। एंड द टेक्निकल पार्ट वुड बी कि जो मैंने वर्कआउट जो लास्ट वाला स्लाइड में लास्ट वाले पार्ट थे कि मैं एफटीपी राइडर वो सब करूंगा कि जो मेरी वर्कआउट होगा उसका इंटरवल ड्यूरेशन इंटेंसिटी मींस कि उसकी हाउ हार्ड इट विल बी, हाउ लॉन्ग इट विल बी, एंड रिलीफ ड्यूरेशन प्लान, बीच में जो इंटरमीडिएट रेस्ट वाले वर्कआउट होंगे हाउ इजी, हाउ लॉन्ग दे विल बी। और ये चीजें जो हैं हमारा इमीडिएट इफेक्ट क्या उनसे हमें मिलने वाला है या क्या होना चाहिए, ये जो हमारा फोकस क्या है, बेसिकली पावर बिल्ड करनी है, कैपेसिटी बिल्ड करनी है, या हमने या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एबिलिटी को डेवलप करने के लिए ये वर्कआउट प्लान किया है। उस वर्कआउट को करने के लिए राइडर की फिटनेस कैसी है। तो एंड most importantly whether the rider is ready and motivated to carry out that workout, this has to be kept in mind। हम प्लान जरूर पहले डेवलप करते हैं, बट जब एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आता है तो these things have to be kept in mind। और इसमें जो लास्ट पार्ट है डेंसिटी, कि हमारा जो भी वर्कआउट जो हमने प्लान किए हैं उसमें कितने हार्ड वर्कआउट होंगे, कितने मीडियम होंगे, कितने लाइट। डेंसिटी दैट इज द नेक्स्ट एलिमेंट विल टॉक अबाउट। TIZ ट्रेनिंग इन जोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमने वर्कआउट प्लान किए हैं, मैंने 1 घंटे का वर्कआउट प्लान किया है जिसमें 15 मिनट वार्म अप, 30 मिनट मेन सेशन रखा है इंटरवल ट्रेनिंग का, और उसके बाद में उसके 15 मिनट कूलिंग डाउन है व्हाटएवर। नाउ द थिंग टू कीप इन माइंड हियर इज जो हमारा पर्पस था उस वर्कआउट का, दैट इज ओनली इन दैट 30 मिनट्स। उस 30 मिनट्स में भी जो इंटरवल में से ही इज डूइंग 5 मिनट स्टेडी स्टेट राइट, देन 5 मिनट रिकवरी, 5 मिनट। अभी अगर हमने ये 2 इंटरवल उसके प्लान किए हैं तो इसका मतलब इस ट्रेनिंग जो इस पर्टिकुलर वर्कआउट में जो उसका he trained in 10 minutes only in that particular zone। This thing we have to keep in mind कि और ये चीज प्रोग्रेसिव होना चाहिए, बढ़ना चाहिए विद। अब जो हम जैसे ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये जो हमने वर्कआउट प्लान करने हैं उनकी अकॉर्डिंग टू एबिलिटी और राइडर की कैसी है, क्या है वो, उसकी पास्ट हिस्ट्री, मतलब कि ट्रेनिंग हिस्ट्री क्या है, नया राइडर है, whether he has less than 12 months of training, मतलब तो इन जनरल दिस इज जनरल, वो नॉट ऐसा ही होगा
but he should have maximum of 2 hard workouts, 2 to 3 medium and 1 recovery workout in a week. So that is how you by week you build. उसके बाद में अगर उसकी 1 से 2 साल की ट्रेनिंग हिस्ट्री है, he's a mature rider, so you can have 3 hard workouts, but they should be spaced. That is, एक दिन हार्ड हो गया, एक दिन मीडियम, एक दिन हार्ड, then recovery, then hard, then medium, and then rest day आपका हो गया, so that he comes fresh for the next session. और 3 years plus है, that means he's a well trained rider, so you can have a maximum of 3. Here I would say कि आप don't go more than 3. जो आपके 3 है, because in case जैसे राइडर्स जो कैंप्स में है या अकेडमीज में है, where they have all the time for rest, you can have more. That's not a problem, because ट्रेनिंग के बाद में they just rest. But जो राइडर्स आपके पास में वापस घर जाते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं, तो दैट पार्ट ऑफ देयर लाइफ हैज आल्सो टू बी केप्ट इन माइंड कि उनको प्रॉपर रेस्ट रिकवरी वो मिले हैं, नहीं तो दे विल फेस द बर्नआउट. अब जो भी हमारा इंटरवल ट्रेनिंग या जो हम करवा रहे हैं, उसका पर्पस जैसे मैं पहले बताया, raise power, build capacity, build fatigue resistance. Now fatigue resistance is very important for endurance या जो long में है, but is not of much in events where it's only anaerobic activities जैसे sprints है या carrying है. ये event they are finished in less than a minute. टीम स्प्रिंट है, 1 मिनट से नीचे खत्म हो जाता है. मतलब यू डोंट, आपका एरोबिक पार्ट स्टिल प्लेज अ रोल बट वेरी लिमिटेड. मोस्टली आपका सारा एनोरोबिक उसमें ही चला जाता है, तो उसका ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगा. बट जो ये मैं बता रहा हूँ फटीग रेजिस्टेंस, दिस कम्स into play when you have long duration rides, जहाँ पे जैसे अभी ओमिनियम की बात करें, पॉइंट रेस की बात करें, इस तरीके के इवेंट्स है, रोड में टाइम ट्रायल, मास्टर, ये जो चीजें हैं, तो यहाँ पे कि ही शुड बी एबल टू गो एज हार्ड फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. वो चीज कैसे होगा, दैट इज दिस. फिर अचीव स्पेसिफिक पर्पस. हमने कोई जो भी इंटरवल प्लान किया है, उसकी किसी एक पर्टिकुलर एबिलिटी को डेवलप किया, तो वो चीज को वो, और ये सारी चीजें दिस विल बी बेस्ड ऑन हिज स्किल लेवल क्या है उसके ऊपर में. इंटरवल मोडालिटी मतलब कि किस टाइप के हमारे इंटरवल्स होने चाहिए. तो मैं एक हमारी अगर आप देखेंगे, अब कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग अलग है और बाकी ट्रेनिंग अलग है, बट मोस्टली ऑल ट्रेनिंग इफ यू सी विद द पर्सपेक्टिव दे आर ऑल इंटरवल ट्रेनिंग. अगर मैं 5 मिनट वार्म अप या 10 मिनट वार्म अप कराता हूँ, 15 मिनट मेन सेशन कराता हूँ, 5 मिनट कूलिंग डाउन कराते हैं, तो अगर आप देखें तो इवन दिस इज ऑल्सो एन इंटरवल ट्रेनिंग. तो अब इनके फॉर्मेट्स कैसे हैं, क्या होने चाहिए, तो ये विल टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट. ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल: स्टेडी स्टेट, रिपीटेड, मिक्स, टबाटा या ओवर अंडर, मतलब इसे मैक्स. स्टेडी स्टेट में क्या है, आप एक पर्टिकुलर पावर या अपनी रेंज या टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि जो आपका एक्टिव पार्ट है वो इस स्पीड पे या इस पे आप करेंगे, देन रिकवरी 85% पे आ गए, देन 100%, 85, मतलब आई एम नॉट सेइंग 100% ऑफ एफटीपी, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि इसमें आपका जो इंटरवल है दैट यू परफॉर्म एट अ स्टेडी स्टेट. अब यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल, तो बजाय इकट्ठे 6 कराने के आप 3 कराते हैं, बीच में रिकवरी देते हैं, फिर 3 कराते हैं, so that you have the effect also and you do the required duration also. तो रिपीटेड हो गया. उसमें क्या है, पहले आपने एक ग्रुप किया 3 का, फिर रेस्ट, फिर 3 का, देन
तीसरा है मिक्स टाइप, जिसमें यू हैव शॉर्ट हाई इंटेंसिटी देन रिकवरी, वेरी शॉर्ट रिकवरी देन हाई इंटेंसिटी। ये टमाटर है, मतलब दिस इज लाइक आपकी पॉइंट रेस है, या रोड के ऊपर बात करें तो क्रिटेरियंस है, जिसमें आप बेंच से निकले, जंप मारा, ग्रुप को पकड़ा, फिर बेंड आया, स्प्रिंट आया, दैट वे तो इम्प्रूव दैट सॉर्ट ऑफ, मतलब ये दिस इज बेसिकली अभी आगे विल डिस्कस कि जहाँ पे आप अपनी एनारोबिक या उस टाइप के पार्ट को भी डेवलप करते हैं। देन इज मैक्स, आपने बता दिया जी 6 आपने इंटरवल वो करने हैं, एंड यू हैव टू गो ऑल आउट इन एवरी। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ कि आपका पहला जो एफर्ट होगा उसमें मैक्सिमम आप सबने जोर तो मैक्सिमम लगा रहे हैं, बट जो आउटपुट है वो सब में नहीं हो पाएगा, बिकॉज द फटीग पार्ट विल कम इनटू प्ले है। अब ये है इस जो भी हमने टाइप किया था उसका चूज, इसकी क्या क्या इफेक्ट्स हैं, किसमें है, क्या पर्पस इससे हल होता है हमारा, और एक किस टाइप का इफेक्ट हमें देंगे, और मतलब किस आपकी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे और इस पे ये काम करते हैं। लाइक स्टेडी स्टेट रिपीटेड आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। मैक्सिमम टाइम एट वर्क, मतलब आप इसमें यू हैव लॉन्ग ड्यूरेशन हार्ड इंटेंसिटी उसमें वर्कआउट, बेसिकली टू बिल्ड योर लैक्टेट एनोरोबिक रिस्पॉन्स। यहाँ पे ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे जैसे आप टाइम ट्रायल लगा रहे हैं, बीच में स्मॉल छोटा हिल आ गया, अब वहाँ यू हैव टू, इफ यू वांट टू मेंटेन द स्पीड, आप एकदम से स्पीड बढ़ाएंगे या सीट से खड़े होंगे या वट एवर, तो दैट पावर विच इज रिक्वायर्ड दैट विल कम फ्रॉम योर एनोरोबिक, या इट्स कॉल्ड एफआरसी आल्सो, फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी, जो दैट विल कम इनटू प्ले है। फिर नेक्स्ट है पावर एंड कैपेसिटी, इट विल improve your neuromuscular response, improve your oxygen uptake capacity। फिर पावर वाला मैक्स इज मैक्स, सारी आपकी जो हाई एरोबिक डिमांड है उनको ये पूरा करने के लिए। तो इसी तरीके से अब जैसे आपने न्यूरोमस्कुलर मैनिपुलेशन करना है, मतलब आप अपनी बॉडी मसल्स को अलग अलग टाइप से स्टिमुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे कैसे हो सकता है। हाई केडेंस प्लेन, उसके ऊपर में हाई केडेंस विद ग्रेडियंट से चढ़ाई के ऊपर में हाई केडेंस से आप राइड करें, लो केडेंस फ्लैट, मतलब हैवी गियर फ्लैट सरफेस पे चलाएं, या लो केडेंस हिल के ऊपर में लो केडेंस से आप जाए। तो ये चीज जैसे ऑफिस से फोन आ रहा है। हेलो, हाँ, हेलो, 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 हाँ बोलो। Excuse me, sir. Mr. Ajit Singh, sir.
सॉरी, ऑफिस से फ़ोन था, तो एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में कुछ पेशेंट मिल गया, तो उस चक्कर में उससे रिलेटेड था। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे बिल्डिंग स्मार्ट वर्कआउट। तो अब इसमें थोड़ा कनेक्शन ही टूट गया। हेलो। Yes, sir. Continue lectures, sir. No problem. हाँ हाँ, Yes, sir. तो ये चीज़ें मैं बता रहा था कि हमारा जो भी हमने वर्कआउट प्लान करना है, ये जो हमारा प्लान है, उसमें क्या क्या अभी ये प्लान करने से पहले की सारी पार्ट्स हैं या बातें हैं जो हमने प्लान करने के लिए सोचना है उसमें। तो अब इन चीज़ों को हमने करना कैसे है, क्या क्या हमने इसमें यूज़ करना है, तो अब उस पे आएंगे। एक सेकेंड। ओके, तो अभी जो भी हमारा वर्कआउट है उसको प्लान के लिए, एनालाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए देयर आर सर्टन फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स जो हैं, इनको आप समझेंगे तो आप अपना वर्कआउट, फ्यूचर वर्कआउट, पास्ट वर्कआउट एनालाइज कर सकते हैं उस बेस, उनके बेस पे, और फ्यूचर वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। सबसे बेसिक जैसे है ट्रेनिंग लोड, एवरीबॉडी नोज कि ट्रेनिंग लोड क्या है। दिस इज बेसिकली जो भी आप स्ट्रेस या स्ट्रेन एक राइडर के ऊपर में डाल रहे हैं थ्रू अ वर्कआउट, सो दैट ही कम्स आउट स्ट्रॉन्ग द नेक्स्ट डे, क्योंकि बॉडी, दिस इज फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी। आपको इतने सारा कुछ पहले पढ़ाया भी है, उसमें भी ये सब बताया था कि उस स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, व्हेन इट वर्क, तो वी बिकम स्ट्रॉन्गर। अब लेकिन ट्रेनिंग इसको क्वांटिफाई भी करना है ना, कितना हमने किया है, क्या है, तो वो चीज। फिर क्रॉनिक ट्रेनिंग लोड या फिटनेस भी बोलते हैं इसको। अगर हम ट्रेनिंग पीक्स या जो दूसरे सॉफ्टवेयर या वो जो बनाते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक्चुअली दीज आर प्रोप्राइटरी, मतलब रजिस्टर्ड विद पीक ट्रेनिंग। तो क्रॉनिक ट्रेनिंग लोड ये जो है, दिस इज ट्रेनिंग लोड विच वी एक्यूमुलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पिछले 42 से 90 दिन का जो भी हमारे ऊपर में ट्रेनिंग का इफेक्ट क्या है, क्योंकि जो आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं इसका आपके फ्यूचर ट्रेनिंग और फ्यूचर में आने वाले जो भी दिन है, दैट इज हाउ यू इम्प्रूव, इजंट इट? तो दिस इज क्रॉनिक ट्रेनिंग लोड। बेसिकली मैं बिल्कुल सिंपल उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी जैसे जैसे फिटनेस बढ़ती है तो आपकी जो कैपेसिटी है ज़्यादा लोड लेने की, वो भी बढ़ती है। और ये कितना बढ़ना चाहिए ये मैं बाद में आपको, अभी जब एक जो मैं बता रहा था लास्ट में, एक स्लाइड या कहीं एक एक्सेल में मैंने बनाया भी है शीट, तो जिसको आप विजुअली देख भी सकते हो। दे शुड इम्प्रूव या इंक्रीज बाय 5 to 8 points per week. 8 is
वेरी हाई, अदरवाइज जैसे जो 8 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 8 to 10 तक मैक्सिमम जाते हैं। ये जो सीनियर या वेल ट्रेन्ड एथलीट्स हैं उसी एंड हु गेट टू हैव प्रॉपर रेस्ट ओनली, they should be trained with this sort of point per key. Otherwise 5 to 6, 7 is best. Then is acute training load. Acute training load is हमारे जो पिछले 7 दिन का है। This is basically fatigue, because मैं जो भी आज वर्कआउट मैंने किया है इसका इमीडिएट इफेक्ट या उसका जो भी मेरे आज की बॉडी के ऊपर थकान या मेरे को हुई है उसका इफेक्ट मेरी कल वाली ट्रेनिंग में भी पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को आज की ट्रेनिंग से इमीडिएट बेनिफिट कल वाली ट्रेनिंग पे नहीं मिलने वाला है, रादर इट विल बी डिट्रीमेंटल टू माय टुमारोज ट्रेनिंग, बिकॉज टुडे आई एम फटीग, थक गया हूँ ज़्यादा। कई बार आपने फील किया होगा कि आज ज़्यादा अपने कोई अलग सा कोई स्ट्रॉन्ग वर्कआउट किया है, टांगों में दर्द हो रहा है, प्रॉपर नींद नहीं आ रहा है। तो दैट इज व्हाई, क्यों? बिकॉज बॉडी हैज गॉन थ्रू स्ट्रेस व्हिच हैज रिजल्टेड इन फटीग। This is calculated over last 7 days. Then is training stress bar, जो chronic training load, और the difference between chronic and acute CTL and ATL is your form और training stress balance। ये दोनों का जो हम एक को इसमें से माइनस कर देते हैं CTL में से ATL, तो जो हमारे को मिलता है वो हमारी फॉर्म या दैट इज एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है वो है। तो ये जो आपका इसी मैं आपको लास्ट में एक ग्राफ दिखाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन दिस, जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स अभी क्या है, क्योंकि दीज विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर ट्रेनिंग प्लान और वर्कआउट रादर व्हिच इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग प्लान। Then is your functional threshold. It can be power or heart rate. अगर आपके पास में पावर मॉनिटर और वो सब नहीं है, you can do that with your heart rate. Heart rate मॉनिटर आजकल चीप है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के पास में आज की डेट में हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए भी ऑप्शन नहीं है। एंड तो देन देयर इज अ थर्ड ऑप्शन दैट इज आरपी। मैंने इससे पहले बताया आपको, रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, जो एक राइडर आपको अपने अंदाजे से बता रहा है कि मेरे को ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मेरे को कैसे थकान हुआ। दैट इज एक्चुअली व्हाट वी विल बी यूजिंग इन आवर एफटीपी सो दैट एवरीबॉडी कैन यूज इट। एफटीपी फंक्शन थ्रेशोल्ड इज क्या है कि दैट इज द मैक्सिमम पावर और अ हार्ट रेट व्हिच यू कैन सस्टेन फॉर 1 hour विदाउट फटीग। मतलब दिस कैन बी एग्जैक्टली 1 hour भी जरूरी नहीं है, मतलब कुछ लोगों के लिए 1 घंटे से थोड़ा कम भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। देन इज अ ट्रेनिंग स्ट्रेस स्कोर। तो ये जो हमारा पूरे वर्कआउट का सार है, जो हमने CTL, ATL, TSB और इन सब का जो तालमेल है, और एक वर्कआउट को अगर हम कहें कि कैसे तोलेंगे कि इस वर्कआउट क्वांटिफाई कैसे करेंगे, दिस इज द बेस ऑन विच वी प्लान आवर वर्कआउट। और इसको प्लान करने के लिए वी यूज आवर अदर पैरामीटर्स। अच्छा, ये अभी नॉर्मलाइज पावर और इसके बाद में इंटेंसिटी फैक्टर है, ये चीजें इफ यू आर यूजिंग पावर मीटर देन दिस हेल्प यू, अदरवाइज इसका हार्ट रेट या अपना आरपी वाले में इसका रेलेवेंस नहीं है। तो जस्ट फॉर द नॉलेज मैं बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज पावर इज कि अगर आप पावर रेट मीटर यूज कर रहे हैं, सपोज आपने 1 घंटा राइड किया है और उसमें एवरेज पावर आपकी 150 है, तो बट आप अगर नॉर्मलाइज पावर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी मोर देन 150, 165, 170 डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू आर राइडिंग या जहाँ पे आप चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में आप कभी डाउनहिल भी गए हैं, कभी आपने पेडल छोड़ा भी होगा। नॉर्मलाइज पावर इज बेसिकली कि जितने भी आपके जीरोज हैं पावर रीडिंग्स में,
they are removed. So that's why normalized power is basically more than your average power. Intensity factor ये है कि आपका जो वर्कआउट आपने जो भी किया है, how intense it was. मैं सपोज मैंने अपना एक वर्कआउट प्लान किया है TSS वैल्यू, उसका स्ट्रेस स्कोर मैं कहता हूँ कि 100 है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ. तो अब वो 100 मेरे को सपोज मिला है 2 घंटे की अपने 85% कैपेसिटी पे राइड करने से. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड के व्हाट इज इंटेंसिटी फैक्टर. और बट आई कैन have that same number 100 या TSS with 1 hour high intensity ride also. 120 वाले अपने कैपेसिटी उसके ऊपर में FTP या उसके ऊपर काम करने से भी मेरे को 100 स्ट्रेच पर मिल सकता है. बट जो इंटेंसिटी फैक्टर है दैट इज द क्रक्स है कि ये आपका जो भी आपने वर्कआउट प्लान किया है उसमें उसकी ड्यूरेशन और थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है उसके देकर कितना इंटेंस वर्कआउट है उसकी कैलकुलेशन के लिए है. तो अगर हम बताते हैं कि मतलब इट्स लाइक परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के अगर 100 है और मैं अपना बताता हूँ मेरी IF या इंटेंसिटी फैक्टर 80, दैट मीन्स आई वर्क एट 80% ऑफ माई थ्रेशोल्ड. तो नीचे में ये एग्जांपल भी दिया हुआ है. जो एंड्योरेंस वर्क्स हैं दे नॉर्मली फॉल इनटू 60-70% या इंटेंसिटी फैक्टर में वैल्यू में बात करेंगे तो दैट विल बी 0.6 और 0.7. 0.1 मतलब 1 अगर आपकी वैल्यू है तो आप मोटा मोटा समझिए कि दैट मीन्स यू आर डूइंग FTP राइड या आपका 1 घंटे का FTP के ऊपर में या आपकी जो भी थ्रेशोल्ड कैपेसिटी है आप उसके ऊपर में 1 घंटा आपने राइड किया है. So that will give you a value of 1. ये कुछ लोग इस चार्ट से फेमिलियर होंगे, बाकी कुछ मोस्टली एक्चुअली मैंने ये जो भी पीछे वर्ड्स यूज किए हैं वैसे तो आप नेट देखेंगे या कुछ करेंगे आपको सब कुछ ये मिल जाएगा वहाँ पे. बट द पॉइंट इज के हाउ टू मेक सेंस आउट ऑफ देम, समझ कैसे आएगा. क्योंकि मैंने फ्रैंकली अभी पिछले अपने 3-4 साल से जो एसोसिएशन मेरा साइकिलिंग या कोचेज है उनके साथ में है, आई स्पोकन टू देम ऑन दीज थिंग्स. दे नो दीज टर्म्स, सम नो दीज टर्म्स, बट कैसे यूज करना ये नहीं था. दैट्स व्हाई, और इन दिनों में ये चीज नहीं आया तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं ये शेयर करूं. तो इसमें दिस इज एक्चुअली परफॉर्मेंस ड्यूरेशन कर्व. मतलब एक राइडर का उसकी परफॉर्मेंस किस टाइम बेस्ड ऑन टाइम, ये नीचे जो नीचे वाला एक्सेस है y एक्सेस, सॉरी x एक्सेस, दैट इज टाइम, एंड x एक्सेस इज पावर या वॉट कितने या. तो अगेन ये मैं पावर उसकी बात कर रहा हूँ बट दिस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन आपके हार्ट रेट वाला उसके ऊपर में भी. ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ. अभी जो मैंने जो कुछ भी एक्चुअली फाइनली आपके लिए प्लान किया था या सोचा था तो वो ये उसका नेक्स्ट मतलब यू कैन से दिस इज लेवल 3 ऑफ व्हाट वी आज हम कर रहे हैं या सीख रहे हैं. तो वो अगर लेवल 1 या हम लेवल 1 ही बोलेंगे उसको, लेवल 2 भी नहीं है तो उसका जो लेवल 3 या बेस्ट पार्ट व्हाट इज बीइंग डन या यूज्ड एज ऑफ नाउ एवरीवेयर, किस तरीके से ट्रेनिंग प्लान की जाती है वो ये सब चीज़ें यूज होती हैं उसमें. तो इसमें जो ये रेड लाइन है ये आपकी पीडी कर्व है. इसमें ये जो नीचे ग्रीन वाला है ये आपकी एनोरोबिक कैपेसिटी कितनी उस टाइम जोन में कितना यूज होगा वो है. ये ऊपर जो ब्लू वाला है दिस इज योर एनोरोबिक थिंग, और जो येलो या ऑरेंज लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज योर FTP लाइन. ये अब इसमें यहाँ इसका FTP है लास्ट 90 डेज का 230 वॉट्स. ओके, तो अब 230 वॉट्स में जब ये अगर जहाँ पे इसका ये
मतलब ये जो वैल्यू है 32 मिनट्स के आसपास में है, तो ही कैन मतलब उसकी एफटीपी से वो अगर वो करता है तो ही कैन गो फॉर 32 मिनट्स। इसमें आप अगर आप शुरू से देखेंगे तो जहां अगर 2 सेकंड में बात करें तो मैक्सिमम पार्ट इज एनारोबिक बट एरोबिक पार्ट ऑल्सो प्ले। तो ऐसा नहीं है कि जो स्प्रिंटर्स हैं या जो एनारोबिक कैपेसिटी में काम करने वाले राइडर्स हैं दे डोंट नीड एरोबिक कैपेसिटी, दे डू नीड। आप जैसे जैसे देखेंगे 10 सेकेंड 20 सेकेंड में काफ़ी एरोबिक एबिलिटी भी यूज होती है। तो यू शुड रादर वर्क ऑन दोज ऑल्सो, वो भी आप प्लान करें। ये I'll come to this slide later। अभी जो मेरा प्रेजेंटेशन आपको देना था या जो बताना था वो मोस्टली ओवर है। मैं आपको एक ये मैं एक्सेल में मैंने बनाया है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगर आप कोई चाहेगा तो आई कैन शेयर ऑल्सो, आप यूज कर सकते हैं इसको। तो इसमें वही जो मैं बता रहा था ATL, CTL, PSB सारा कुछ आपके सामने है। और दिस इज बेस्ड ऑन RPE। अगर आपके पास में हार्ट रेट मॉनिटर नहीं है, बिल्कुल बेसिक मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए और कुछ नहीं, और जो भी आप कर रहे हैं वर्कआउट प्लान कर रहे हैं उसमें क्या क्या है मैं आई विल जस्ट एक्सप्लेन ब्रीफली। इसमें जैसे आपने यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट डाल दिया कि ये 52 वीक्स का है, जैसे एनुअल ट्रेनिंग का 52 वीक्स का मैं किया हुआ है। आप जैसे ये डेट डालेंगे तो दिस कैन बी एनी डेट विच यू फील गुड कि मैं इस डेट से प्लान करना चाहता हूँ। तो ये नीचे डेट्स ऑटोमेटिकली, जैसे सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ 6 मई, आपने देखा होगा ये नीचे वाली सारी डेट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई हैं। तो वो डेट हो गई, उस तारीख में आप क्या यू कैन राइट हियर क्या किस टाइप का ट्रेनिंग आपने किया है, इंटरवल ट्रेनिंग था, टेम्पो राइड था, कुछ भी था व्हाटएवर आप। और ये है आपका जो भी वर्कआउट है उसका ड्यूरेशन इन मिनट्स। इसमें ये मैंने अलग अलग इसलिए दिया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर जोन में आपका जो इंटेंसिटी इफेक्ट है या उसकी जो वो जो भी आपने वर्कआउट किया है उसका जो इफेक्ट आपके ऊपर में है, स्ट्रेन बेसिकली बॉडी के ऊपर में, वो डिफरेंट है। तो मैंने इसलिए ये अलग अलग किया है इसमें। वार्म अप यू यूज वार्म अप, किस जोन में आपने या किस इंटेंसिटी पे आपने वार्म अप किया है, नॉर्मल वार्म अप किया है, प्रोग्रेसिव वार्म अप किया है या जो भी है, तो उसका ड्यूरेशन इन मिनट्स। फिर ये 1 to 10 आप इसको देखेंगे तो ये 1 to 10 स्केल पे उसका रेटिंग है। फिर आपने जो मेन वर्कआउट किया है उसका रेटिंग स्केल पे क्या है। तो अब जैसे सपोज मैं इसको देखो, आप इसकी अगर आरपी ही मैं अब इसको मैंने कर दिया, मैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 5, दैट मीन्स ये है, दिस इज अ चार्ट इट इज यूजिंग हार्ट रेट जोन के बेस पे वो है। अगर 5 मतलब कि आप 60 PSS पॉइंट पर आवर आप स्पेंड कर रहे हैं, तो दिस इज ऑलमोस्ट गोइंग इनटू योर स्वीट स्पॉट राइड। मतलब एरोबिक में यू कैन से 80 to 90% आप ऑफ योर मैक्सिमम कैपेसिटी आप उस पर ये जो राइड कर रहे हैं। तो और उसके बाद में कूलिंग डाउन आपका है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे टोटल टाइम ड्यूरेशन हमारा वर्कआउट का 60 मिनट्स है, उसका TSS स्कोर इज 46। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ टू से 4, देखिए TSS ऑटोमेटिकली 4 हो गया। अभी जो ATL CTL है दीज बेस्ड ऑन द, अगर आपके राइडर के पास आपके पास में राइडर की ट्रेनिंग हिस्ट्री नहीं है तो इट इज understood as per studies and all के जो मिनिमम या हम लेते हैं तो यू कैन पुट 50-50, दोनों में आप 50-50 डाल दीजिए। अगर आपके पास में राइडर हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड,
आप उसको उसके बेस पे आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप 50-50 डाल के फॉर स्टार्ट। तो उसके बाद में जब भी आप नेक्स्ट प्लान करेंगे तो ये आप देखिए राइट में आपकी ये वैल्यूज, यू कैन यूज दीज वैल्यूज लेटर। ये ATL कांस्टेंट मतलब लास्ट 7 डेज का, और CTL कांस्टेंट 42 डेज। अगर आप 90 डेज का देखना चाहते हैं या 90 डेज पे उसके क्या वैल्यूज हैं वो देखना चाहते हैं, ये दिखेगी कैसे Excuse me, अगर sir. आपने, हाँ सर आपकी स्लाइड शेयर नहीं हो रही, आप जो प्रोग्राम हमें दिखा रहे हो सर, एक्सेल अरे शीट यार शेयर नहीं हो रही। तुम देख नहीं रहे हो, रिज्यूम शेयर। सर ये ग्राफ शीट हमें आप शेयर कर रहे हो। हाँ हाँ एक्सेल शीट है ग्राफ शीट में। यस सर, बट इसमें सर बाकी कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ हमें ग्राफ दिख रहा है, बाकी नंबरिंग क्या है, कौन से लेवल के ट्रेनिंग है, कितनी इंटेंसिटी से जा रहे हैं, किस वॉल्यूम से है सर, अभी कुछ भी अभी कुछ नजर आ रहा है? नहीं सर, बाकी कुछ नहीं दिख हेलो, रहा सर, ओनली ग्राफ सर। ग्राफ मतलब नहीं, सर ये आप इस नंबर्स पे नजर नहीं आ डबल रहे क्लिक आपको? कीजिए, आप आपकी जो स्लाइड है इस पे डबल क्लिक कीजिए सर, नीचे बॉटम पे जाके। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसमें जो नंबर्स लिखे हैं आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नो सर, नो सर। एक मिनट, अभी यस सर, अभी ठीक है सर। ये ठीक है अभी? यस सर, दिस ओके ओके। सर। हाँ सॉरी, आप स्टार्ट से फिर से इसको हाँ ठीक है मैं बता एक्सप्लेन रहा कर हूँ। सकते हैं। थैंक यू सर। जो हमने अभी पीछे ये मैंने एक एक्सेल में वर्कशीट बनाया है which you can use as which you can use to plan your future workouts or monitor your workouts done in the past। तो इसमें बेसिकली 52 वीक्स का है, और अगर आपको आगे इससे प्लान करना है यू कैन जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड आगे यूज कर सकते हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये सबसे पहले आप यहाँ पे अपना जब से आप अपना ट्रेनिंग प्लान है वो आप डेट यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आज थोड़े अब नेक्स्ट मंडे जो भी है, जो भी आप डालना चाहें, मैं एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ इसमें। तो आप देखेंगे नीचे जितनी डेट्स हैं ये सारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी वीक वाइज। ये 1 2 3 दीज आर द वीक, ये डेट्स हैं, उस दिन कौन सी क्या डेट है। ट्रेनिंग टाइप में आपने क्या ट्रेनिंग उस दिन के लिए क्या ट्रेनिंग प्लान की है, किस टाइप की ट्रेनिंग प्लान की है, आप यहाँ लिख सकते हैं वॉट एवर यू वांट टू राइट। और उसके बाद में मेन ये है आपका जो वर्कआउट है उसका ड्यूरेशन। मैंने ये जो बनाया है ये रेट ऑफ प्रोसीड ड्यूरेशन के बेस पे बनाया है। क्यों? क्योंकि जो मेरे को इंटरेक्शन में जो भी पता था, जिसको भी बात करते हैं हार्ट रेट या पावर की, तो इन बहुत सारे बच्चों के पास में हार्ट रेट मॉनिटर करने का भी या कोचेस के पास में हार्ट रेट को मॉनिटर करने का भी ऑप्शन नहीं था। तो उस वजह से मैंने फिर ये इस तरीके से इसको प्लान किया, मतलब डिज़ाइन किया क्या ये किया है। तो which will give you an graphical information of your workout। वो कैसे है? WU is warm up, RP ही आपने वो जो वार्म अप किया है वो किस इंटेंसिटी पे किया है। तो दिस इज ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वार्म अप किया है, आपने प्रोग्रेसिव किया है, तो हो सकता है 4 भी हो। क्यों? क्योंकि इन हर पार्ट आपका जो वर्कआउट का है उसके जो आपका TSS स्कोर जो यहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर में अलग इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज जो मतलब कि उस स्ट्रेन का बॉडी के ऊपर में पर आवर के हिसाब से गर्म सोचें कितना है, वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने इनको अलग अलग किया है। क्योंकि अगर हम जनरलाइज अब वर्कआउट को इकट्ठा ले लेते हैं तो उसमें आपका एक्चुअल वर्कआउट तो आधे घंटे का है, जिस उसका इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा या नहीं समझ में आएगा। मैंने इसलिए तीन पार्ट्स में इसको किया है। यू कैन फर्दर डिवाइडेड ऑल्सो कि अगर जैसे आप इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटरवल ट्रेनिंग में आपका जो
3 हार्ड वाले पार्ट हैं उनको उसमें वो कितने इंटेंसिटी पे है, रिकवरी वाला किस इंटेंसिटी पे है, तो मतलब ये बढ़ाने वाली बात है. यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन दैट, बट कीपिंग इट सिंपल मैंने 3 मोटे मोटे पार्ट्स में इसको वार्म अप, मेन पार्ट ऑफ द वर्कआउट और कूलिंग डाउन ये इसमें रखा है कि इसका इफेक्ट आपके TSS स्कोर पर पड़ता है इसलिए. तो सपोज अब ये हमारा 60 मिनट्स का टोटल वर्कआउट था, इसमें जो मेरा मेन पार्ट है ये नॉर्मल एंड्योरेंस राइड थी, तो मैंने इसको 3 कर दिया. ऑटोमेटिकली योर TSS स्कोर इज 39 नाउ. और ये है आपके आगे फटीग, फिटनेस एंड फॉर्म. ये जो मैं बता रहा था आपको पहले, जो मैंने जो आपको समझाए थे 48, और ये सब आ रहे हैं आपके यहाँ से. दे स्टार्ट इन ATL and start CTL. In case you have data about your riders past training history, you can use that to calculate ATL CTL. नहीं है तो as per studies 50 बोलते हैं जनरलाइज, आप 50-50 डाल के then you can calculate further. लेकिन आगे then you can work on it. जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आप जो ATL CTL स्कोर हैं, जैसे ही आप जिस पीरियड से आगे अहेड इसको करना चाहें, सपोज मैं आगे 24 मई से देखना चाहूँ, देन आई कैन यूज दीज वैल्यूज हियर यहाँ पे. ओके, तो उसके बाद में मैंने ये चीज़ें भी ऐड की थी. दीज ऑल्सो कम इन टू प्ले कि मैंने कोई वर्कआउट कराया है तो उसमें उस वर्कआउट का इंडिविजुअल या राइडर की स्लीप के ऊपर क्या था इफेक्ट. बढ़िया नींद थी, खराब नींद थी, बट उस तरीके से ये भी सब स्केल ऑफ 1 to 10, मतलब इन सब चीज़ों को हम अगर ये PMC, दिस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चार्ट, इसमें आपको ये एक ग्राफिकल फॉर्म में नजर आ जाएगा. ये 1 मंथ का है, इसके आगे यू कैन सी 1 year ऑल्सो. तो दिस विल गिव यू ईयरली जो आपने प्लान बनाया था जो भी है उसका एक ग्राफिकल कि आप कैसे जा रहे हो. अब मैं अगर अपने ये जो पुरानी उसके ऊपर मैं आऊँ, स्लाइड जो मैं बता रहा था जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, एक सेकंड, इस स्लाइड की बात कर रहा हूँ. तो ये चीज सेम हुई है इसमें. संदीप, अभी ये नजर आ रही है ना, ये वाला जिसमें ग्राफ्स हैं और आप कह रहे थे नंबर नजर नहीं आ रहे, डल है, बट कैन यू मेक आउट द लाइंस? यस सर, सॉरी सर. मैं कह रहा हूँ ये आपको जो अभी स्क्रीन पे एक तो ग्राफ नजर आ रहा है. जी 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 सर. हाँ, तो ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चार्ट की मैं बात कर रहा था, तो जी. वो बेसिकली कुछ ऐसा ओवर पीरियड ऑफ टाइम लगेगा. ये एक राइडर के 3 साल का राइड हिस्ट्री है. यहाँ से यहाँ 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल. अब इसमें ये व्हेन ही वाज इन रेस्ट, यहाँ जो इसका ये जो पिंक लाइन है, अगर आप मेकआउट कर पा रहे हैं कलर को, तो ये जब उसने अपना ट्रेनिंग कम किया तो उसका CTL नीचे आ गया एंड जो उसका फॉर्म या वो चीज़ बढ़ गया. तो जैसे जैसे हम लोड देते हैं तो ये लाइन ऊपर जाएगा, आपका क्रोनिक लोड जो है वो भी बढ़ेगा. और आप बीच में जैसे 3 वीक्स आपने हार्ड दिया, 1 वीक रिकवरी का दिया, फिर 3 वीक हार्ड, फिर 1 वीक रिकवरी. ये सो दिस इज बेसिकली द वे यू टेक योर एक्सरसाइज. जैसे जैसे आप इंटेंसिटी और वो चीज़ उसकी बढ़ाएंगे तो वो ऊपर जाएगा, बट हाँ फटीग लेवल भी बढ़ेगा. जो ये नीचे है ये नीचे को जाएंगे, जैसे फटीग बढ़ेगा. बट आप कंपटीशन के नज़दीक आते हैं, जैसे रियलाइजेशन के उस क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि आप वॉल्यूम कम कर देते हैं, इंटेंसिटी जरूर बढ़ जाती है. वॉल्यूम कम होने से क्या है, आपका जो लोड है, ओवरऑल लोड जो है वो कम हो जाता है. सो दैट वे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है एंड आपका जो फॉर्म फैक्टर है वो ऊपर आ जाता है. जैसे व्हाट आई मेंट है. तो ये और ये जो बढ़ाने वाला पार्ट ये मैं बता रहा था, ये 3 वीक लोड, 1 रिकवरी, या 4 वीक लोड, 1 वीक रिकवरी, व्हाटएवर, ये किस रेट पे बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड रैंप रेट. तो वो आपने ध्यान रखना है. जो मैं बता रहा था 8, 5 to 6 या 7
आपके बिगिनर्स या उनके लिए, और अगर हाईली ट्रेन्ड एथलीट है, he has full time to recover, then you can go up to 10 also. TSS score per week. और इसके अलग अलग चार्ट हैं, अगर किसी को चाहिए होगा आई कैन शेयर के हाउ मच शुड बी योर वीकली TSS फॉर ट्रेन नोविस नया, ईयरली कितना होना चाहिए, आवर्स कितना होना चाहिए, वो चीज़ यू कैन डू दैट. तो दैट इज इट. और अगर अब किसी को कुछ पूछना है, बताना है, तो कैन आस्क मी. बाकी मैं प्रेजेंटेशन फाइल और जो भी बाकी इसके साथ रिलेटेड मटेरियल है, आई विल शेयर इट विद संदीप. किसी को चाहिए होगा तो दे कैन अप्रोच अस, एंड बिकॉज द सेंटर में. तो थैंक यू सर. यस सर. सर स्टॉप द शेयरिंग. हाँ हाँ जी कर रहा हूँ मैं. स्टॉप कुछ कर दिया मैंने, हुआ नहीं. यस सर, थैंक यू सर. यस. मेरी सभी कोचेस और पार्टिसिपेट से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स पे मैसेज डाल सकते हैं. थैंक यू. हाँ अनुराग जी, डेफिनेटली आई विल शेयर द एक्सेल शीट. मैं ये बनाया ही सब आप लोगों के लिए, जो इसको यूज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ही मैंने इसको बनाया था. तो यस फर्स्ट विनय भिवाकर सर आपसे कुछ पूछना हाँ चाह बिल्कुल रहे हैं. बिल्कुल. यस हम्म. यस. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग. एक्चुअली आपका सेशन तो बड़ा थोड़ा टेक्निकल भी था आज, और मैं काफी आई ट्राई टू, हाँ मैंने आई ट्राई टू कीप इट सिंपल, बट स्टिल जो है वो तो होगा ही. वो मैंने संदीप को एक्चुअली पिंग किया था उस समय जब एक्सेल शीट नहीं दिख रहा था, तो एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था कि हाँ, पीपीटी क्लोज करने से ही दिखेगा, तो मैंने संदीप को असल लगा शायद कोई में क्वेश्चन. चैट बंद कर रखी है, तो क्योंकि वो बार बार उसमें कुछ डेफिनेटली आपके सेशन में सर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पर वो थोड़ा जाता है, और तो समझने पे ही होंगे. में क्या है, हाँ हाँ बिल्कुल आप यूज करिए. अगर कुछ भी है आई विल शेयर माय नंबर, और जो भी है पूछिएगा. और अगर चाहे तो सर ये एक्सेल शीट आप जो ग्रुप है अपना व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर हाँ मैं उसमें यूज कर करेंगे तो सबको मिल बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल अदरवाइज फिर बिल्कुल. इंडिविजुअली मानना पड़ेगा. नहीं मैं, हाँ वो दैट्स द बेस्ट आइडिया. आई विल शेयर इट इन द ग्रुप. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. नेक्स्ट मिस्टर दत्तात्रेय सर. हाँ जी दत्तू जी. यस सर. गुड मॉर्निंग अजीत जी, सुने आ रहा है? गुड मॉर्निंग भाई. कुछ मैं आपके सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं है भाई साहब. थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत ब्रीफली था. हाँ? और एक मैं जनरली ऐसा ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे साई से, अगर वहाँ पे एनएस कोचेस को रोल, लड़कों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का भी बहुत इम्पोर्टेंट है. कोचिंग के साथ में कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब लड़कियों को आप 1 साल तक ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, बाद में तब वो लोग फील्ड में आके थोड़ा सा गलती से ना उनको रिलीगेट किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है. ऐसे चीज़ों के लिए भी वो लोगों को अवेयरनेस चाहिए. बच्चों को जब अवेयरनेस चाहिए तो तब कोचेस उनको टीच करना है. जैसा कि शेड्यूल टाइम से पहले रिपोर्ट करना चाहिए. डोपिंग का जहाँ पे नोटिफिकेशन होता है वहाँ से नोट पे अगर उनका नाम है क्या चेक करना चाहिए. और चेंजिंग रूल्स भी, जैसा कि इंडिविजुअल टाइम ट्रायल चला रहे, जब वो कैच करेगा एक राइडर को रोड पे, एक 2 मीटर्स का गैप होना चाहिए जब कैच करते. उसके बाद
पीछे आ जाने के लिए 1 मिनट के बाद में 1 किलोमीटर के बाद में पीछे आना, ऐसे थोड़े थोड़े कोड ऑफ कंडक्ट भी सिखाना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बोलना चाह रहा था। सुनिए आ रहा? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हाँ वही मैं एनएस कोच से, एनएस में कोचेस के नहीं नहीं, लिए बिल्कुल ये बहुत भी, बढ़िया वैलिड पॉइंट है आपका। हाँ हाँ, रूल ऑफ रेगुलेशंस का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब कोचेस ना 1 साल तक उनको ट्रेनिंग करके बाद में काली थोड़ी छोटी सी गलती से वो लोग को रिलीगेट किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तब वो लोगों का जो मेहनत 1 साल से करते हैं उसका फायदा नहीं होगा। ये चीज को मैं कल ही बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिला, चांस नहीं मिला कि बात करने के लिए। फिर भी आज मुझे चांस मिल गया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपके द्वारा सभी एनएस इंस्टीट्यूशन को या कोचेस है, जो भी हमारे जसमेल जी है और हमारे जीतू जी है, जितेंद्र जी है, उनसे यही पूछना चाह रहा था मैं कि उनको इन शॉर्ट आप एक क्लास ले लो ना। हाँ राइट, शॉर्ट में एक ही है कि उनको कोड ऑफ कंडक्ट सिखाना चाहिए लड़कों को, साथ ही साथ कोचेस को भी चाहिए, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली। ओके सर, ओके। आपकी इस बात पे वो लोग ऑलरेडी सर ने सुना होगा, जतिंदर सर और जसमेल सर ने, तो और डेफिनेटली एक सर चीज, वो इस हाँ, पे काम करेंगे अपना। और वेंकटेश्वर रेड्डी सर को भी मैं कहना चाह रहा हूँ। सर नमस्ते वेंकटेश्वर रेड्डी सर, आपको भी मैं ये बताना चाह रहा था। थैंक यू। थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट मिस्टर वीएन सिंह सर। Yes, sir. Please. Good morning, sir. Ajit ji, good morning. गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। Very nice presentation. Thank Really, you. we have gained a lot of knowledge from this. मेरी एक दो चीजें है जो आपने पीछे चार्ट में दिखाया था लोड स्ट्रक्चर का, जो कि कल भी मैंने उसको वैलिडेट किया आपने आज, that how much load sessions बिल्कुल can be आपने there सही बताया था वो मैं। with the 100% of capacity। आप एक इनिशियली अगर लड़का 1 साल से 2 साल के ट्रेनिंग एज है तो आपने 2 सेशन, एंड देन if he is also a good 3 years and above, 3 sessions can be planned, which many of our coaches can gain from that। मेरी ये जो अभी आपने लास्ट में जो चार्ट दिखाया था उसमें ये बताएं, ये जनरलाइज था फॉर ए टीम पर्पस और इंडिविजुअलाइज था? Because if we prepare individual chart like this for each and every rider, then again it is very cumbersome job for a coach to maintain this type of each and every player. Suppose you have a group of a team pursuit riders, 6 riders. So how समझ नहीं आया, आपकी आवाज कट गई। ये जो चार्ट आपने अभी दिखाया था, ये इंडिविजुअल राइडर के लिए आपने बनाया था या एक टीम ट्रेनिंग के लिए बेसिकली? नहीं, ये तो मैंने एक जनरल वो दिया है। जनरल, क्योंकि देखिए, हाँ बिल्कुल जनरल है सर। आप ये तो आपने खुद ही बताया है। जहाँ पे मोस्टली कुछ बिगनर्स या उनको ट्रेन कर रहे हैं तो दे कैन यूज दिस, क्योंकि उनके पास और पैरामीटर्स नहीं है उसको इवैल्यूएट करने के लिए, तो इसीलिए मैंने वो एक्सेल वाला भी जो बनाया है। बाकी जहाँ आपका राइडर एलीट या उसकी तरफ बढ़ता है और एक अच्छा राइडर मतलब प्रोफेशनल फोकस इवेंट की तरफ हो जाता है, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू प्रिपेयर सेपरेट फॉर हिम डिपेंडिंग ऑन हिज एबिलिटी, उसकी स्पेसिफिसिटी जो भी इवेंट की है उसके हिसाब से आपको बनाना ही पड़ेगा। राइट, थैंक यू। आप तो करा ही रहे हो, आप तो करा रहे हो। जितना नॉलेज गेन हो जाए मेरे लिए खुशी की बात है ना। सबसे नॉलेज मिलेगा, जितना समझ में आई, जितना ज्यादा जानकारी होगी उतनी अच्छी बात है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट मिस्टर जसमेल सिंह सर। हाँ जी। यस सर, प्लीज। हेलो अजीत, सत श्री अकाल।
It's a good presentation. So Thank you, sir. nowadays, this type of planning is required. According to बिल्कुल the सर. yes, according to the level of sportsman, according to the beginners and everything. I appreciate Sure, your and आपको अभी मैं दत्तात्रेय जी जो बोल रहे थे, we are teaching हाँ the जी. all ethic to the trainage. My dear दत्तात्रेय, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, हम उसको सब कुछ दिखाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने बात कही है उसमें साथ जो स्टेट एसोसिएशन या स्टेट कंसर्न है उनकी भी ड्यूटी बनती है. आप कभी भी देखें, हर टीम के साथ ट्रेंड कोच और ट्रेंड मैनेजर नहीं आते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है, प्रॉपर किट नहीं होती है. सर उसके लिए कोच जिम्मेदार नहीं है, उतनी ही स्टेट एसोसिएशन भी जिम्मेदार हैं. अगर कोच कहता है भाई ट्रेनिंग को फटाफट चलो, उसके साथ मैनेजर नहीं उसका होता है, एक बेचारा कोच को कई बार ये सब चीजें सहन करनी पड़ती हैं. बाकी रही जितना भी है ये सर, सारी की सारी चीजें एक टीम वर्क के साथ होता है, अकेला कोच उसके जिम्मेदार नहीं है. हमने देखा कई बार सारी की सारी अगर परफॉर्मेंस आई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो सारा ब्लेम कोच पे है. तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट भी है, प्लीज स्टेट एसोसिएशन को भी इसके लिए कुछ गाइडलाइन इशू कीजिए, जो कोच या मैनेजर को भेजें उनको भी कुछ जो मैनेजर उनके साथ है वो भी कुछ उसकी जिम्मेदारी समझे. भी जो कोई कई बार हमने देखा है राइडिंग ऑर्डर जो होते हैं वो कोच जाता है ना, मैनेजर जाता है, उसको शीट दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो आकर कोच को नहीं देता है, इन्फॉर्म ही नहीं करता है. तो क्या होता है, कोच को पता नहीं होता किस नंबर पे उसके राइडर ने जाना है. तो ये सारी की सारी एक अपना टीम वर्क बना के चले तो मेरे हिसाब से आगे जो आपने कहा है वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. तो जो आपने कहा एनएस कोचेज को सर, उनको हम बहुत थारोली जितने भी रूल रेगुलेशन हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जितने भी हैं वो सारे सिखाते हैं. एंड जो भी कमियां रहेगी आपका आगे ध्यान रखेंगे, उसको हम फुलफिल करेंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Next, Mr. Jatinder Singh from NIS. Yes, sir. Yes. Good morning, everybody. Hello, Ajit. Ajit, sir. Sir, good morning, sir. Please. Good morning. क्या हाल है, Ajit? Sir जी, good morning. Your lecture is very informative and technical, to the point, and tell the people how the training process is going on, and what is the long-term planning and the specific planning and all the things. Very good. Congratulations. So, Thank you, sir. on the behalf of this platform, I request all the people, don't be criticize SAI or NIS or maybe Federation or maybe other people. देखो, this platform is for the beneficial for the cycling. Ajit, you are agree with me? Hello, Ajit. बिल्कुल. You are agree with me? हाँ जी, हाँ जी, This platform is for the upliftment of the cycling. Yes. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. You know our standards as the international, हमारा क्या standard है. तो हम कहाँ से शुरू किया साइकिलिंग, 1950 से स्टार्ट होके साइकिलिंग कहाँ से कहाँ धीरे धीरे आप लोग भी आए, हम लोग भी आए, सभी का टाइम आता है. तो सबने अपना अपना कंट्रीब्यूट इसमें साइकिलिंग में किया है, एंड अभी कर भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. आई मीन टू से डोंट बी क्रिटिसाइज, इसको एक पॉजिटिवली वे में लेके जो जिसकी अच्छाई है उसको कलेक्टिवली मेजर होके साइकिलिंग को अपलिफ्ट करना है. हम ये प्लेटफॉर्म किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, जो जिसमें अच्छा लगता है. मैंने तो शायद किसी को नहीं किया. नहीं, आपको नहीं मैं बोल रहा, मैं आपको नहीं बोल रहा. आप कहते हैं कि एनआईएस ने ऐसा नहीं किया, एनआईएस ने ऐसा नहीं किया. एनआईएस डूइंग हिज रोल. बाकी जो नहीं कर पा रही है एनआईएस, आप लोग को नहीं बोला सर. नहीं, आपको नहीं मैं बोल रहा. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, मैं किसी को नहीं बोल रहा. मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ कि सारा एनआईएस ही अगर बोझ इतना वेट लेगी, देन हाउ इट कैन बी पॉसिबल, है ना. तो एनआईएस तो अपनी तरफ से
we are doing our well. Our full and full zeal and zest. We are working with our zeal and zest as per the maximum capacity, as per the latest techniques, technologies we can use. But फिर भी कुछ चीजें रह जाती हैं, ये तो आप भी मानते हैं. Nobody in the world is totally complete. So knowledge is the process of increasing till end of the man. जो knowledge का जो process है ये बढ़ता रहता है. So every time new studies come, new sports scientists coming with the new studies, and this is the process going on, and the transferring of knowledge is also going on. So मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दूसरे की हेल्प करें और साइकिलिंग को ऊपर उठाने के लिए एक दूसरे की फेडरेशन हमारी हेल्प करे, हम फेडरेशन की हेल्प करें. डोंट बी क्रिटिसाइज एनीबॉडी. हमें पता है कि हमारी साइकिलिंग का स्टैंडर्ड क्या है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ, एंड वी आर हेल्प ईच अदर. ये एटीट्यूड होना चाहिए. अजीत, व्हाट कैन यू से? सर जी, नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मेरे ख्याल सब यही चाहते भी हैं और कर भी रहे हैं. बाकी जहाँ तक पर्सनल डिफरेंस की बात है, आई थिंक एवरीबॉडी शुड कीप दैट असाइड. और ये दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म. ये सिर्फ लॉकडाउन नहीं, आई वुड रिक्वेस्ट ओंकार सर, रेड्डी सर, कि जो भी नया इम्प्रूवमेंट, किसी को कुछ नया पता लगता है, कुछ लगता है. मेरे को लगा था कि मैंने कहा ये मेरे पास कुछ ऐसा है जो बहुत सारे लोगों से मैंने जब शेयर किया तो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. बहुत अच्छा, गुड गुड. योर प्रेजेंटेशन इज हेल्पफुल फॉर द यंग कोचेस, न्यू बोर्न कोचेस, एंड द जो हमारे न्यू कमिंग कोचेस हैं उनके लिए बहुत ही आपकी जो ये प्रेजेंटेशन है हेल्पफुल होगी. एंड आई एम एक मिनट सर, आप नहीं पर्सनली बना लें प्लीज. और नहीं, जब NIS का नाम आता है तो we take the वो फिर we are the coaches over there ना. जब NIS का नाम आएगा, साई का नाम आएगा, तो who will be represent? We are the representing Sai. We are representing NIS, and at heart we are all cyclists, and we work for cycling. That is our passion. Yes. मेरा भी passion cycling है, dream coaching है. I don't know when the dream will come. We learn from you. We are ready to learn from everybody. We are ready to learn from. सर, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लेने दो सर, प्लीज. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. नहीं सर, किसी का क्वेश्चन नहीं है. तो सर, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था आपका, एक साइंटिफिकली लेक्चर था. सर, मैं आपसे नहीं, यहाँ पे हमारे मोस्ट सीनियर कोचेस भी हैं, उनसे भी पूछना चाह रही हूँ कि हम पिछले 2 साल से मेरी पोस्टिंग केरला त्रिवेंद्रम में है. यहाँ पे बारिश का सीजन बहुत ज़्यादा है, तो वीकली कंटिन्यू यहाँ पे बारिश होती है. तो मॉर्निंग इवनिंग का जो सेशन है हमारा ऑलमोस्ट स्किप हो जाता है. तो पूरे वीक में हम लोग 1 सेशन 2 सेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रखा, कोच सेशन रखा, और यहाँ पे एक्चुअली रोलर नहीं है, ट्रेडमिल ट्रेनर्स नहीं है, और वाट बाइक भी नहीं है. तो हम इस सेशन को, मीन्स हमारा ये सेशन वेस्ट ना जाए, तो इसको यूजफुल कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं सर? देखो, जहाँ तक रोड ट्रेनिंग की बात है, आप ट्रैक पे नहीं कर पाते हो, दैट इज फाइन. रोड ट्रेनिंग आई थिंक डेफिनेटली यू कैन डू. बारिश हो रही है, रशियन कोच बोल रहा था, हम लोग को आदत है ना, बारिश हो गई तो आज सवेरे जाना नहीं है, सब अंदर खड़े जाते थे, साइकिल लेके जाते. बारिश हो गई तो यस सर सुन लो बात. तो वो यही कहता था, बॉयज यू नो शुगर, मतलब कि आप बारिश में जाओगे तो भूल नहीं जाओगे. रेस में बारिश हो जाती है, यू हैव टू राइड. हाँ, बट डेफिनेटली जो ट्रैक राइड है, शॉर्ट डिस्टेंस वाले हैं, उनके लिए दिस इज इशू, प्रॉब्लम है. तो यू विल डेफिनेटली हैव टू हैव सम इंडोर ट्रेनर्स, और वो सब तो चाहिए होगा, उसके बिना नहीं हो सकता. क्योंकि आप कितना भी कर लो, साइकिलिंग तो करनी ही पड़ेगी. साइकिलिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप सब कुछ क्रॉस ट्रेनिंग और जिम और उन चीज़ों से इम्प्रूव नहीं कर सकते हो. यू हैव टू बी ऑन साइकिल, एंड स्पेशली अगर आपका कॉम्पिटिशन नजदीक है, आ रहा है, तो यू कांट अवॉइड इट. यस सर. आफ्टर 1 मंथ के बाद हमारा रोड नेशनल है सर, तो हम क्या करें सर? उसके लिए हमें कुछ
साइंटिफिक रोड की तो बताना, रोड की तो प्रॉब्लम नहीं है, रोड के लिए प्रॉब्लम नहीं नहीं है, यू सर, कैन रोड पे गो भी इन रेन। मॉर्निंग सर, एक्चुअली रोड पे डेली जा रहे हैं तो बच्चे सर बीमार हो रहे हैं, तो उससे क्या करें सर? बारिश में डेली मॉर्निंग इवनिंग सेशन में वो भीग रहे हैं सर, ऑब्वियसली सर वो बीमार पड़ेंगे सर। तो उस नहीं बीमार टाइम देखिए, अगर एक सी बीमार तब पड़ेंगे इफ दे डोंट टेक प्रॉपर केयर, राइड करने के बाद में आते हैं, अपने कपड़े चेंज नहीं करते हैं टाइम से, दे डोंट हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन, खाना ढंग से नहीं खाते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, तब बीमार पड़ेंगे। हाँ, ये सब चीजें थोड़ा मॉनिटर करना मुश्किल है। जो बच्चे घर पे रहते हैं क्या करते हैं, घर जाके अपना सीधा पता लगा, कई बहुत सारे बच्चे हैं जो गीले कपड़ों में ही लेटे रहेंगे, उसी में वो करेंगे, तो डेफिनेटली हाँ वो एक इशू है। बट जो हॉस्टल्स में है डेफिनेटली दे कैन बी मॉनिटर। बट बाकी इंडोर ट्रेनिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स और इक्विपमेंट है वो तो होना चाहिए, एंड उसके लिए आप मेक अ प्रपोजल भेजिए, डेफिनेटली साहिल लिसन टू यू। साइकिलिंग अभी इतना जब इम्प्रूव कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो दे विल डेफिनेटली लिसन टू योर। ट्रांडम के तो राइडर्स अच्छे हैं, तो इस वो सब ठीक है सर, बट इस सेशन को हम यूज कैसे करें सर? मेरा एक्चुअली कहने का आपसे वही सुजेशन लेना था, तो आई थिंक सर मैं वही तो बता रहा हूँ संदीप कि अब देखिए आपके पास में अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इंडोर ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते हो, कंपटीशन 1 महीने बाद में है, आपने टाइम ट्रायल चलाना है, सपोज आपके बच्चे ने रोड टाइम ट्रायल चलाना है, तो उसको टाइम ट्रायल चलाने के लिए उस टाइप की ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन भी उतना 1 घंटे का अगर है तो उसको इंटरवल ट्रेनिंग 10 मिनट 15 मिनट और वो सारी चीजें, स्वीट स्पॉट राइड और ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो या तो ट्रेनर हो उस पर करेगा, जिम करने से तो मेरे ख्याल से वो नहीं कर पाएगा। सर हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो वही सर मैंने एक्चुअली वही पूछा। तो आई थिंक वीएन सर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो मैं सर को म्यूट करना चाहती हूँ। हाँ करो करो, व्हाट वाई भेजेंगे। हेल्प करिए इनकी। यस सर्टनली, आपने जो बहुत अच्छा ये जो प्रॉब्लम जो आपके है आपने रेज किया, वी हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड फॉर 25 रोलर्स। इसका प्रोसेस में ऑलरेडी हमने पेमेंट वगैरह प्रोसेस किया कर दिया है। 25 रोलर्स आर वेरी सून रीचिंग टू, मीन्स जैसे हमें रिसीव होगा, हमने पेमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कर दिया है, और बहुत जल्दी आपके लिए 25 रोलर्स और 3 वाट बाइक खरीदी जा रही है ऑलरेडी। दूसरा, वहां पर आपके यहाँ एक एनसीओई का एक वो किया जा रहा है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइकिलिंग एट त्रिवेंद्रम। 25 लड़के और 25 लड़कियों को सेलेक्ट करके वहां डाला जाने वाला है। ये तो एक जनरलाइज बात हो गई, जो कि आपने जो क्वेश्चन था आपका कि हाउ टू प्लान द ट्रेनिंग सेशन। यस सर, यस। नाउ सी, आपने सपोज आपने देखा पिछले कुछ महीनों में आपके पास एक्सपीरियंस है कि वीकली हाउ मेनी सेशंस यू आर नॉट एबल टू, बारिश से अफेक्ट हो जाते हैं। तो सपोज आपने एक वीक में 3 सेशन आपने या 2 सेशन आपने इंड्योरेंस राइड रखा है, 2 सेशन आपने इंटरवल स्ट्रेंथ सेशन रखे हैं, और सिमिलरली 1 or 2 में भी स्पीड सेशन, रिकवरी सेशन। किस तरह के राइड आपका, किस तरह का सेशन आपका इफेक्ट होता है बारिश के कारण, वो सेशंस के धरे पर आप सेशंस कुछ प्लान कर लीजिए इंडोर ट्रेनिंग के। इंडोर ट्रेनिंग also can be conducted on a big hall. There are very big halls there in LNCP where आप इंडोर सेशंस प्लान कर सकते हैं विथ योर ओन बॉडी वेट। आप किस तरह का सेशन आपका इफेक्ट होता है। ऑफ कोर्स आई कांट से अगर एरोबिक सेशन आपका 60 किलोमीटर आज रोड राइड है और वो आपका नहीं हो पाया, तो वो कॉम्पेंसेटरी तौर पर आप विद देयर ओन बॉडी वेट आप हाफ कोर सेशन आप लगा सकते हैं, कोर एक्सरसाइजेज उसको आप बढ़ा सकते हैं। उसी में छोटे बच्चों को कुछ गेम खिला के कुछ एरोबिक एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं। दूसरा एक सेशन, एक और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप
कोई एक 500 मीटर का स्ट्रेच जो कि जहां पर पानी नहीं लग रहा हो, बारिश होने के बाद में जल्दी सूख जाता हो, बहुत सारे एरिया होते हैं जहां पर 500 मीटर स्ट्रेच आपको मिल सकता है, वेयर यू कैन वेरी वेल प्लान ए इंटरवल सेशन, जहां पर आप 200 और 300 मीटर का उनका स्प्रिंट लगा के और दे कैन कम बैक एंड देन अगेन स्प्रिंट, उसमें आप 1.5 से 2 मिनट इंटरवल मिलता है और दे कैन हैव ए वेरी गुड सेशन ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग। तो इस तरह का एरोबिक थ्रेशोल्ड पर या एरोबिक सेशन अगर करना है तो 500 मीटर्स स्ट्रेच इज very much useful where we can plan a interval training, not necessarily हमें 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर जाना पड़े। तो हम इस तरह के एक सेशन को, किस तरह का सेशन हमारा इफेक्ट हुआ उस रिलेटिवली हम उसके बदले में क्या सेशन कर सकते हैं वो हम प्लान करके किया जा सकता है। आई थिंक उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके सर, थैंक Thank यू सर। नेक्स्ट सर मिस्टर मैक्सवेल सर को। Ajit, यस सर। Hi, Max. can you hear me? Sure. Yeah. Yeah. Good morning, Ajit. First of all, let Thank- me congratulate you. This was an excellent session. This is the Thank need you. of the hour. और Thank पिछले you. 2-3 दिन में चेन चौधरी ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग दे डू इन अदर नेशंस। आई थिंक इन मोस्ट That answers साइक्लिंग the डेवलप्ड नेशंस दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट इज फॉलोड। दिस आंसर्स दिस क्वेश्चन। बट Yeah. मेरा क्वेश्चन ये है Mhm. कि यू एक आपने एक चार्ट दिखाया था जिसमें 3 इंटेंसिटी सेशंस दिखाया था, 1 मीडियम इंटेंसिटी, 1 लो इंटेंसिटी एंड 1 रिकवरी राइड, Mhm. राइट? Mhm. Now my question is, ये you were referring this kind of training for what level of athlete? मतलब beginners के लिए था या what level of athletes do you recommend 3 intensity sessions, 1 medium, 1 low and 1 recovery in a week? If you had seen उसमें जो स्लाइड थे उसमें हेडिंग था 12 months जो का कुछ था। हाँ, if it is less than 12 months, मतलब एक साल से कम या बिगिनर राइडर है तो you don't have more than 2 high आपकी आवाज intensity टूटा, rides. your voice was breaking. The Can you numbers say repeat that, please? indicative to make that chart, but he should not have more than 2 high intensity rides in a week. That is, मैं वो इसीलिए बता रहा था कि I can give you the figures के कितना Your voice is breaking. We cannot hear you. जो Can you repeat the question? Can you repeat the question? जो लेवल ऑफ लीड है उसका we have to plan. अजित, can you repeat that because नहीं अजित, one sec, जो आपकी आवाज पूरा टूट गया था बीच में, कुछ सुन नहीं आया। Can you repeat that please? मैंने कहा कि वो जो सेशन जो आप थिंग यू आर आस्किंग है कि if the rider has less than 1 year of experience in training, he should not have more than 2 high intensity rides in a week. Okay. That too in the later part of that year. जो भी आपका ये प्लान है इसमें, हाँ, initially तो you'll do all the basic things to build his base actually, but the riding part comes maybe after 6 months or so. So उसमें you should have more than 2, and those 2 hard intensity rides should also be spaced with medium or low. So basically the chart I was talking about के जो TSS score है that should be around 200-250 for a beginner. तो वो जो एक वीक का 250 है तो you should divided by 6 if you have 6 days of workout. तो जितना एवरेज आता है then मतलब you जगल with those figures. Yeah. It should not be more than 250. वो जो नंबर है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए so that he is able to bear that load. Yeah. And this should be progressive. Yeah. In fact, I didn't get that 12 months का जो था, so it was not very clear. Okay. That was my question. Thank you very much. Excellent session once again. Thank you, Ajit. थैंक यू सर। Thank you. संदीप, शैलेंद्र पाठक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिसमें जरा उनको। जी सर। वो जसमेल सर से पूछना चाहते हैं शैलेंद्र जी। जी मिस्टर शैलेंद्र। आवाज आ रही, जसमेल सिंह जी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। मैं झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन शैलेंद्र पाठक बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, अभी सर आप जैसे कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही थी, हाँ जी सर। तो आपने कुछ ये कहा कि स्टेट एसोसिएशंस की जिम्मेवारी है और स्टेट एसोसिएशन के लोग इस तरह से करते हैं, उसमें मैं, और शायद उसके बाद एक किसी सर ने भी कहा, मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। हाँ जी तो सर। मैं सिर्फ इतना आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे काफी सपोर्ट कर रही है, हाँ जी लेकिन सभी लोग सुंदरी में ट्रायल हुआ था, हाँ जी सर। और इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जैसे आप सपोज करो कि आपकी पटियाला साई है, दिल्ली साई है, कोलकाता साई है, यानी मेट्रो सिटी में या बड़े जगह में जो आपकी साई है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन स्टेटों में हमारा कहीं से भी कुछ तालमेल ठीक नहीं बैठता है। जब हमने ट्रायल किया, आपके साई के लोगों को भी, रांची साई के लोगों को भी, पदाधिकारियों को सूचना थी कि हम खेलो इंडिया के लिए ट्रायल करने जा रहे हैं, उनका किसी तरह कोई भी मूवमेंट नहीं रहा, किसी तरह कोई सपोर्ट नहीं रहा। तो ये साई को ये इतना सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो छोटे छोटे स्टेट हैं जहाँ ओलंपिक स्टाइल गेम को, साइकिलिंग जैसे गेम को हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ लोगों को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ स्टेट डिसीजन पर अब हम लोग आरोप लगा करके, उंगली खड़ा करके इसको नहीं बताएं। मेरे को कॉल करो, मेरे को कॉल करो, मैं 36 डेज रेडी हूँ, बट कोई भी हेल्प चाहिए मैं रेडी हूँ, किसी भी टाइप की चाहिए। लेकिन कई बार बातें होती ना, जिससे दत्तात्रेय जी ने कहा अभी वो चाहिए, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। ये हमारा जो है किसी भी टाइप का बहस करने का मुद्दा नहीं, कोऑपरेशन करने का मुद्दा। नहीं सर, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि साई के कोचेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में नहीं है। मैं राइट सर, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ ना। कई बार हमने देखा कि हम नेशनल में कोई स्टेट ऐसा आ जाती है जिसके पास शूज नहीं होते हैं, हम क्या करते हैं उसमें मास्टर ऑर्डर में अलाउड कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, वो सेम उसी में फिर आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी हमें बहुत इस पे बैठ के डीपली सोचना होगा, और हर एक को, या तो हम इस टाइप के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें भी जिसमें जिसके पास इस टाइप के शू है वो पार्टिसिपेट करे, और लेवल ऑफ कंपटीशन बनाने पड़ेंगे हमें, 1 2 3 लेवल करें हम। ये बैठ के सर हम ओंकार सर से बात करेंगे भी, हम ये सॉर्ट आउट प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सारा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब भी स्टेट टीम पार्टिसिपेट किस तरह करने आए, उनको भी प्रॉपर बच्चों को बताया जाए भी बच्चों आप कोच साहब की बात मानो। जब मैनेजर साहब जो हैं वो कहते हैं, आपने देखा होगा कई बार आप बच्चों को नंबर इशू कर देते हैं, बीए मैनेजर या बीए कोच, वो बच्चा क्या कहता है मैं भूल गया, रूम में चला मैं आप कह देते हैं जर्सी लोड कर देते हैं बच्चे को, बच्चा क्या कहता है भाई मैं तो जर्सी वहां भूल गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं मानता हूँ दत्तात्रेय अभी ये बच्चे ये गलतियां करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा आप बताते नहीं, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट हम सब कुछ सर बताते हैं उनको, लेकिन अगर वो बच्चे वहां पे गलतियां करते वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं ये कह रहा था, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ठीक है, थैंक यू आप। हाँ नहीं समझ गया मैं, मतलब ये कोशिश करें कि अच्छे से तालमेल होके हम लोग किसी खेल को डेवलप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यस सर ये मैं कह रहा था। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट मोना राजन बारिक क्वेश्चन सर। यस मोना राजन बारिक। लेट भी बेटा। Yes, sir. Next, Mr. Dattatreya, sir, again, I think asking question. Yes, please, sir. हेलो, मैं दत्तू बात कर। Yes, sir. प्लीज अजीत रिस्पॉन्ड हो रहा क्या? जी सर। ओके मैडम, मैं जसमेल सिंह जी से कहना चाह रहा हूँ, मैं उनके लिए बात नहीं किया NIS के लिए। मैंने बोला कि कोचेस जो भी अभी ट्रेन कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं अभी कोचेस, वो लोग कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ राइडर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत देर तक, इतने साल तक 1 साल ट्रेनिंग देते हैं। जब वो लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे
छोटा सा गलती से वो लोगों को डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो नहीं तो रिलीगेट किया जाए, तो नुकसान होगा राइडर का। मैं कोई एनएस को क्रिटिसाइज नहीं किया, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर बच्चों को अगर इसके लिए अवेयरनेस होगा। हाँ बोलो। एक मिनट प्लीज, ये यार सेशन मेरा है, हाईजैक हो रहा है, ये बातें कुछ और हो रही है। तो मैं आप ये ही के चीज द्वारा वीएन बता सर दूं। से, ओंकार सर से और उनसे आप पर्सनली करके आप कर लीजिए इनके। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं एसोसिएशन को नहीं, जो राइडर को होगा उनको कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, उतना ही, मैं मेरा दूसरों के लिए नहीं है, राइडर को सिखाना चाहिए उतना ही, कोचेस के लिए नहीं। ओके, कैरी ऑन। Okay, sir. I invite to Miss our CFI chairman, Mr. Omkar Singh, sir. Yes, sir. Please, sir. Sandeep, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good morning, everybody. First of all, Ajit, thank you so much. You tried to put all the theories which were taught for the last so many days to put them into practical shape, which was the need of the hour. बहुत अच्छा तरीका आपने, बहुत अच्छा एक प्रयास किया। मैं समझता हूँ अजीत जी, you should be more active into coaching line rather than doing as a job into PSL. Anyway, that's your choice. आपके लिए दरवाजे खुले हमेशा। Secondly, थैंक यू सर। Secondly, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये प्लेटफॉर्म जो बना था, it was basically for the giving knowledge to the coaches and उनका जो रिफ्रेशर कोर्स टाइप था, यहाँ पे ये पॉइंट्स डिस्कस करने, आई थिंक इट इज नॉट रेलेवेंट। अगर अपन और सेकेंडली हम वी आर नॉट इन अ मूड टू क्रिटिसाइज एनीवन, एंड वो हमारा मंतव्य नहीं, ये सिंपली इट इज अ वे फॉरवर्ड। आप अगर एनएस देखें तो पिछले 50 साल से आई थिंक उनके अनम्यूट क्योंकि खुद एनएस वाले लोग भी रियलाइज कर रहे हैं भी हम वो वी हैव बीन टीचिंग ऑल द सेम करिकुलम फॉर द लास्ट 40-50 इयर्स, जो आई थिंक एवरीवन विल एग्री विद मी। हमारा मंतव्य जो है, which we already discussed with the Sports Authority of India, and the process is on to make it more practical, your जो आपके courses हैं more practical, and इनको अपडेट किया जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हम इसमें हमारा बिल्कुल प्रयास रहेगा। देयर इज एब्सोल्युटली कोई यहाँ किसी का कोई ईगो क्लैश वाली बात नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। हम वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। jointly we want to improve the standard of cycling in the country, which successfully we've been able to do something about it, जो कि पिछले 50 साल में नहीं हुआ, वो हमने करके दिखाया। तो हम जो बात करते हैं, हम उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। सो कहीं ऐसा दिमाग में प्लीज आप मत रखिए कि हम किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। कोई क्वेश्चन एक आउट ऑफ द वे आ गया, उसको डोंट टेक इट अदरवाइज। आप उसको ऐसे मत लीजिए हमने एनएस को क्रिटिसाइज कर दिया, प्लीज डोंट टेक इट दैट वे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एवरी वन ऑफ यू। आपने अभी मैं एक और हालांकि और बहुत अभी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, भाई हम और लेक्चर देना चाह रहे हैं। इट शोज दैट कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। हमारे पास काफी लाइन लग गई, बहुत लोग अभी ऐसे लाइन में हैं जो कह रहे हैं हम भी लेक्चर देना चाह रहे हैं, हम भी लेक्चर देना चाह रहे हैं। बट सॉरी इट्स शॉर्ट ऑफ टाइम, बिकॉज हमारा व्हाट वी आर प्लानिंग दैट हम ऑफिस खोलना जा रहे हैं 2-3 दिन के अंदर। सो वांट टू कंक्लूड दिस सेशन बाय दिस वीक ओनली, एंड वी विल फाइंड टाइम somewhere sometime again, and इसको हम will carry it forward. Reddy साहब, very grateful to you, and really I have no words to express that आपने ऐसा अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया with the help of this federation, and मैं समझता हूँ कि बहुत ही लाभकारी हुआ ये, लोगों की नॉलेज डाउन द लाइन बहुत अच्छा गया, and the feedback what we are getting is really tremendous. So thank you everyone for sharing this, and thank you Ajit, you done what. Thank you, sir. I invite to Mr. Venkatesh Reddy, our program director.
Yes, sir. Please. Sir. Good afternoon, everybody. And Ajit Singh Saab, Deputy Commandant PSF, your lecture was excellent. And Onkar Thank Singh you, sir. of CFI. Sir, I agree with all your opinion, what you have expressed about it. And NIS, actually, to say a few words about our NIS, I think everybody of the people who are present here, they all agree that 90% of the people, coaches, means they are all trained in our NIS only. And it's natural, and it is that is a curricular upgradation is there every time, everywhere. So we have found, and we are doing it for not only for cycling, we are doing for every discipline of what we are teaching. So this is a continuous process. It will be done, and it will be. We are doing it also. And what we have find and what we are finding difficulties, that also we are cooperating and getting help from the concerned federations to upgrade it to the world level. So this is the best thing that we have already started before sessions itself. We have done it, and we are in the process of finalizing the things with the cooperation of respective federations. And as far as code of conduct and the rules, this thing, all have been taught by from the day one in our NAS, and this is a compulsory part of it, and they have to do it. They have to abide by it. And if they are not doing it, they will be restricted from the diploma course itself. And further, what they have learned has to be implemented in their field. That is a compulsory, and that is a moral responsibility of each coach. And what the thing is, they have to upgrade themselves about the rules and regulations of respective federations, and they have to abide by that rules and regulations that they have to teach to their athletes. So this is the thing that they have to take care of, and that is not the part of our this thing. Once we have given training, that is their moral responsibility to execute the things what they have learned. And as well, you have covered very good topics, sir. Planning of training and building up of program, as well as workout maintenance. Excellent. And actually, I'm nil about this. Only I'm a cyclist. I can also plan what you have given based on your program. I can do it. That much of simpleness that you have made, and that's a excellent part of it in your subject training. And I think just because you're an international as well, you're in a disciplined services, you have made this successful. And thank you, sir. As our Madam Sandeep was expressing our difficulty, this sort of problems will be there anywhere in the world. And you know it very well that we can also give indoor training on rollers, what already our VN Singh has expressed about it. And we have other exercises as interval training and other this thing, that what you can do it also. And everywhere, all the time, the climatic conditions will not be the same for everybody anywhere. So that we have to plan, we have to make our planning in a flexible way, that it will shoot to any sort of tough conditions also. We will be able to deliver the results. That's the main thing that one has to take in consideration. And moreover, state and state association discipline or other thing, that all will not come under this subject. Especially this platform is made for the benefit of cycling, especially in India. So not the SAI or CFI is going to do anything in this. Only the thing is, we are the responsible, both people are responsible in developing the cycling and as well as developing the knowledge in this country. That's what the main objective of this. And I also request CFI to depute somebody with if they have a nutritionist or psychologist who is specifically in the camps along with our national camps, who are under their control, if they have, to teach nutritionist nutrition part of it, and as well as psychology specific to cycling. That will be helpful, and that we can add in our day-to-day training if they permit. And this was an excellent session, and with this I conclude. Thank you, sir. Thank you, Mr. Venkatesh Reddy, sir. And, Mr. Ajit Singh, sir, very nice lecture today. And
साइंटिफिकली लेक्चरिंग। तो लास्ट एक क्वेश्चन है मिस्टर हाँ जी। मनोहर राजन सर और वियन सर के लिए। तो मनोरंजन मनोहर नहीं, मनोरंजन पारिक। यस सर, यस प्लीज। Sir, good morning, sir. Mr. हाँ जी, Viyan गुड sir. मॉर्निंग, गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. Sir, thank you, sir. Good morning, all of you. So, my prayer to Lord Jagannath, all are staying it safely from all the member belongs to CFI. Yes, I have a question to Bhain sir. बताइए। Sir, actually, on that day, actually, we had gotten your lecture from the fourth pillar of success in cycling. That's I clear memory. That had the regarding scientific training, good equipment, and proper equipment along with the recovery. Yeah. So here also my questions are whenever we're at the grassroots level, you know, sir, in place of there, all the cyclists belongs to various platform are coming regularly to take the training from us. Yeah. So how we can sketch our ability to find out the sprinter from there? ओके, आपने टैलेंट हंट वाले सेशन अटेंड किया था कि नहीं? सर एनीवे, जैसे देखिए, टैलेंट हंट सेशन इसी सब्जेक्ट में था कि कैसे हम स्प्रिंटर और इंड्योरेंस राइडर डिफाइन करेंगे। उसके लिए वाट बाइक टेस्ट होता है या फिर और भी टेस्ट है, रोड पर भी उनको चलवा के भी हम टेस्ट ले सकते हैं। शॉर्ट जैसे 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर टेस्ट राइड ले सकते हैं। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर लड़का इतने टाइम में करता है तो ही कैन बी ए गुड इंड्योरेंस राइडर। अगर वो वाट बाइक पर वैसे ही 4 मिनट का एक टेस्ट होता है, तो अगर आपके पास अच्छे खिलाड़ी हैं उनको आप पहले दौड़ा के देख लो। आप 1600 मीटर अगर वो 6.5 मिनट में करता है 1600 मीटर, देन ही इज गुड इंड्योरेंस राइडर। अगर लड़कियां हैं वो 800 मीटर का टेस्ट, इंड्योरेंस टेस्ट लीजिए दौड़ाकर उनका, अगर वो 3.5 मिनट या 3 मिनट के आसपास अगर उनका टाइम है तो बहुत अच्छा है, दे कैन बिकम ए गुड इंड्योरेंस राइडर। अगर वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ उसका चेक कीजिए, अगर वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप अच्छा करती है, 7 फीट या 8 फीट स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करते हैं तो वो अच्छा स्प्रिंटर बन सकता है। बाकी अगर कुछ पर्सनल आपको पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप फोन कर लिया कीजिए, ठीक है। आज का क्लास समाप्त कीजिए। Thank you, sir. 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 Our next session, doping awareness, deeply discussion on cycling events. Mr. Arvind Malik, Professor of Physical Education, Kushetra University. तो हमारा कल का सेशन होगा सेम टाइम पे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 9:45 पे सब ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वो शार्प 10 o'clock लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लेक्चर अच्छे से अटेंड कर पाए। तो आज का सेशन हमारा ओवर है, तो मेरी साइड कोचेस से रिक्वेस्ट है स्टे ऑन स्क्रीन, अदर्स लीव द मीटिंग कोचेस। थैंक यू सो मच।